ओके जी। हम स्टार्ट करते हैं आज अपनी यूरोपियन हिस्ट्री का हमारा जो रिमेनिंग पार्ट था। ठीक है, हम आए थे कहाँ तक? पार्ट वन हमने ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिया था कल की क्लासेस तक। ठीक है, आज हमने जो डिस्कस करना है ना, वर्ल्ड वॉर वन, ये हमारा लास्ट टॉपिक है पार्ट वन का। पार्ट टू को फिर हम आज की उसमें जाते हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर वन का हम क्या करते हैं सबसे पहले ना, कि वर्ल्ड वॉर वन की शुरुआत कहाँ से होती है, लाइक जो रूट्स या जो ओरिजिन ऑफ वर्ल्ड वॉर वन है। ठीक है, आज हमने वो डिस्कस करना है कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें ना, तो वर्ल्ड वॉर वन की जो मेन अच्छा, 1914 से 1918 तक हमारी ये क्या रहती है, ये वर्ल्ड वॉर वन रहती है। मतलब ये मेजर हमारी जो चीज़ें हैं वो है। ठीक है, बाकी हमारे पास क्या होता है कि कुछ स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है आप लोगों को? सर स्क्रीन नहीं है। ओके 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 ओके, लेट मी दोबारा। चलो, ठीक है, हो गई ना। तो हम डिस्कस कर रहे थे वर्ल्ड वॉर वन की ना ओरिजिन, कि कब से स्टार्ट हुई थी और क्यों स्टार्ट हुई थी ना। तो ओरिजिन में हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हमारे पास कुछ अलायंसेस बनती है। ठीक है, तो क्या बनती थी पहले? अलायंसेस, एनकाउंटर अलायंसेस। बस मैं मेजर हेडिंग लिखूंगा ना, अलायंसेस। मैंने बताया था ना उस दिन के अलायंसेस क्या होते हैं, जैसे ना अब आपको समझ आएगा कि इसका मतलब क्या था उस दिन। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास ना यूरोप में कुछ अलायंसेस बनती है। तो नंबर फर्स्ट जो हमारे पास अलायंस थी, वो थी ट्रिपल अलायंस। ठीक है, ओके, सही है। ओके, अच्छा, ट्रिपल अलायंस जो था हमारे पास, वो क्या था? ठीक है, लिख लेते हैं हम ट्रिपल अलायंस। ये बनी थी हमारे पास। ठीक है, अब आपको समझ आ रहा होगा कि ये किसने बनाई थी। ठीक है, तो 1882 में हमारे पास ट्रिपल अलायंस बनी थी। अब ये जो ट्रिपल अलायंस है, इसका मतलब वाज़े है कि ये कौन-कौन से कंट्रीज़ हैं। तो इनमें शामिल थे, ठीक है, जर्मनी, ये ट्रिपल अलायंस है, यहाँ पे है जर्मनी, और यहाँ पे है इटली। ठीक है, इटली के साथ-साथ हमारे पास जो थर्ड कंट्री थी, ये जिनके बीच में ये अलायंस था या जो दोस्ती थी या जो मुआहिदा था, वो थी ऑस्ट्रो हंगेरियन, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर। ठीक है, ये 3 कंट्रीज़ थे ना, इनके बीच में हमारे पास अलायंस, इन लोगों ने अलायंस बनाया था, एक-दूसरे के साथ मुआहिदा दोस्ती की थी कि अगर कोई हमारे ऊपर अटैक करेगा ना, तो हम भी सब मिलकर उसके ऊपर हमने क्या करना है, अटैक करना है। और ये इन लोगों ने ये जो म्यूचुअल इनकी जो डिफेंस थी, ये अगेंस्ट किस बनाई थी? रशिया और फ्रांस बनाई थी। ठीक है, ये अगेंस्ट रशिया एंड फ्रांस थी। और ये बनाई किसने थी? ऑटोमन बिस्मार्क ने। ऑटोमन की जरूरत नहीं है, बिस्मार्क आप लोग जानते हो। ठीक है, हमने पढ़ लिया था परसों कि बिस्मार्क साहब कौन थे। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, रियल पॉलिटिक। ठीक है, ये सारी चीज हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो बिस्मार्क ने इसकी बुनियाद रखी थी, ये ट्रिपल अलायंस की 1882 में। ठीक है, अब इसका जो इम्पैक्ट था, इसने क्या किया कि जर्मन की जो पोजीशन थी, उसको इसने स्ट्रॉन्ग किया था। और क्या किया था? फ्रांस को आइसोलेट किया था। मैन इसका जो वो था, ये अगेंस्ट कौन थी? अगेंस्ट फ्रांस। ठीक है, फ्रांस को इसने क्या किया था? आइसोलेट किया था इस अलायंस ने। दूसरी हमारे पास एक अलायंस बनती है 1907 में। ठीक है, दूसरी जो अलायंस है वो है हमारे पास, वो है ट्रिपल, ठीक है, एंटांट। ठीक है, ट्रिपल एंटान जो है, ये 1907 में बनती है। ठीक है, अब जो 1907 में ट्रिपल एंटान बनती है, इसमें कौन कौन से कंट्री शामिल है? इसमें सबसे पहला जो मैंने बताया ना, जिस कंट्री के खिलाफ ट्रिपल अलायंस बनी थी 1882 में, वो कौन सी कंट्री है? फ्रांस। ठीक है, तो एक फ्रांस हो गया। अब जो ट्रिपल एंटान है, दूसरी हमारे पास इंटांट मीन ट्रीटी, या फिर जो अलायंस है ना, इसको फ्रेंच में इंटांट कहा जाता है। तो ट्रिपल एंटांट के अंदर कौन है? इसके अंदर फ्रांस है, और रशिया है, एंड द थर्ड वन इज द ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, ओके। अच्छा, हम क्या करेंगे, मैं पहले से बताऊंगा आप लोगों को। हमने
10 से ब्रेक लेना है 10:20 तक, ठीक है? उसके बीच में अगर आप लोग के कुछ काम है वो आज कर ले आप, और फिर हमने ये 20 मिनट लास्ट में कंपेंसेट कर लेते, ठीक है? तो 20 मिनट का आपने देखना है 10 से लेके 10:20 तक, ये याद रखना आपने, ठीक है? 15 मिनट में मैं कवर कर लेता हूँ इस चीज़, इंशाल्लाह हो जाएगा हमारा, ठीक है? तो ये जो ट्रिपल एंटान था इसमें कितने का 3 कंट्रीज थे, ठीक है? ये वाले, ये एक इनफॉर्मल अलायंस था उस टाइम पे, ठीक है? और इसने काउंटर किसको करना था? टू काउंटर हुम? टू काउंटर द ट्रिपल अलायंस, जो कि कब बनी थी? 1882 में, ठीक है जी? ये हमारे पास एक रीजन है किस चीज का? वर्ल्ड वॉर वन का, मतलब ओरिजिन इसकी जो होती है ना, वो अलायंसेस एंड काउंटर अलायंसेस, ठीक है? ये इसका क्या है, वर्ल्ड वन का ओरिजिन, कि ये स्टार्ट क्यों हुई थी और कहाँ से हुई थी, ठीक है जी? तो सबसे पहले अलायंसेस एंड काउंटर अलायंसेस। अलायंस सबसे पहले क्या बना था? अलायंस हमारे पास ट्रिपल अलायंस बनी थी 1882 में। उसके बाद इसके मुकाबले में ट्रिपल एंटांट बना दिया जाता है 1907 में, जिसके अंदर फ्रांस, रशिया एंड ग्रेट ब्रिटेन शामिल होते हैं, ठीक है जी? हमारे पास दूसरी जो रीज़न है या दूसरा जो पॉइंट है जो ओरिजिन वर्ल्ड वॉर वन का है, वो क्या है? वो है मिलिटरिज्म, ठीक है? अब मिलिटरिज्म इसका मतलब क्या है? मेरा एक कज़न है जो उर्दू मीडियम में पढ़ता है ये हिस्ट्री, तो उस दिन हम उसकी प्रिपरेशन कर रहे थे, तो मैंने उसको बोला क्या रीजंस थे वर्ल्ड वॉर वन के? तो वो बोल रहा था अस्करियत पसंदी, और बताओ? ग्रुपबंदी साम्राज्य। ओके, तो ये बड़े अच्छे नाम हैं, ठीक है? ये भी याद कर लेते हैं, क्योंकि ना उसमें आते हैं ऐसे के प्रेस के उसमें आ जाते हैं कभी कभार ये चीज ट्रांसलेशन में, ठीक है? तो मिलिटरिज्म ये एक रीजन था, ठीक है? जिसको उर्दू में ये क्या कहते हैं? अस्करियत पसंदी, ठीक है? तो मिलिटरिज्म, अस्करियत पसंदी ना, ओके, ठीक है? मतलब इसका मतलब ये था कि जो नेशन थे, वो क्या कर रहे थे कि वो अपनी मिलिट्री को इंक्रीज़ कर रहे थे। अपनी एक्सपेंडिचर या जो डिफेंस उनका जो बजट था उसको वो इंक्रीज़ कर रहे थे, और एग्रेसिव स्ट्रैटेजीज़ लेते थे बाकी कंट्रीज़ के खिलाफ, ताकि वो क्या कर सके, अपनी सेल्फ जो है डिफेंस कर सके और अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सके। तो ऐसे हुआ क्या कि सारी कंट्रीज़ ने क्या किया, एक मिलिटरिज्म स्टार्ट की, वेपन्स बनाना स्टार्ट किए, वेपन्स खरीदना स्टार्ट किए, बनाना स्टार्ट किए। तो हुआ क्या, यूरोप के अंदर सब कंट्रीज किस चीज में लग गए? आर्म्स रेस में चले गए, ठीक है? आर्म रेस एक अलग भी रीजन हो सकती है इस चीज की, बट यहाँ पे ना मिलिट्री बनाना, जैसे आपकी आर्मी होती है ना, उसको अडॉप्ट करना और अच्छी स्ट्रेटजीज दिलाना, और कि किस तरह हमने बाकी कंट्रीज को क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है? यहाँ पे हम ले लेते हैं कि हमारे पास जो तीसरी रीजन है ना, वो यही है जो आर्म रेस मैंने लिखा ना। आर्म रेस स्टार्ट हो गया, एक तो मिलिट्रिज्म, मिलिट्री के बारे में कि मिलिट्री स्ट्रॉन्ग करनी, साथ में आर्म रेसेस, ताकि आर्म मतलब जो वेपन्स हैं, हर कंट्री ने क्या किया कि नए नए वेपन्स बनाना स्टार्ट किए, और जो पुराने थे उनको अपग्रेड करना स्टार्ट किया। साथ में जो है कुछ ऐसे व्हीकल्स उन लोगों ने उस टाइम पे इन्वेंट किए जो कि वॉर में क्या कर सके, काम आ सके, ठीक है जी? ये 3 हो गए। नंबर 4 पे हमारे पास जो है वो क्या बोलते हैं उसको, रीज़न, वो हमारे पास है कॉलोनियल राइवलरीज़, ठीक है? कॉलोनियल राइवलरीज़। मैंने बताया था ना स्टार्ट में हमारी एक क्लास में कि राइवलरीज़, ओके, कॉलोनियल राइवलरीज़ का मतलब क्या है कि कंट्रीज़ चाह रही थी कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रांस था, जैसे मैंने बताया था ना कि स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका, ठीक है? हर क वो चाह रहा था कि हम क्या करें, स्क्रैम्बल करें, अफ्रीका को क्या करें, डिवाइड करें। यानी पूरे अफ्रीका को इन लोगों ने क्या किया था, अपनी-अपनी चीज़ों में, अपने-अपने पार्ट्स में डिवाइड किया था कि ये ग्रेट ब्रिटेन, ये इटली का हो गया, या फिर ये जो था ये पार्ट ये ग्रेट ब्रिटेन का हो गया, ये अल्जीरिया फ्रांस के पास था, इस तरह केन्या और बहुत सारी कंट्रीज़ ना ये डिवाइडेड थे, कोई फ्रांस के पास था, कोई पुर्तगाल के पास, स्पेन के पास। तो कंट्रीज़ क्या कर रही थी यहाँ पे, कॉलोनियल राइवलरीज़ थी, जो इनकी कॉलोनीज़ थी ना, उनको बरकरार रखने के लिए क्या था, यहाँ इनके बीच में क्या लड़ाइयाँ चल रही थी। यहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन था तो वो इटली वाला पार्ट लेना चाह रहा था। तो ये एक-दूसरे के जो इनकी कॉलोनीज़ थी ना, उन पर इनकी क्या थे, वहाँ पे लड़ाई चल रही थी। तो हमारे पास जो 4th रीज़न है, वो क्या है कि हम कॉलोनियल राइवलरीज़ थी उस टाइम पे, कॉन्फ्लिक्ट थे। जर्मनी और ये जो बाकी जो स्पेसिफिकली जर्मनी और ये जो था ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है? ब्रिटानिया, इनके बीच में ना वर्ल्ड वॉर वन की स्टार्ट
इनकी होती है कि इनके बीच में क्या होती है, इश्यूज होती है। इनके बीच में ना एक फेमस वॉर भी हुई थी हमारे पास, फ्रांस और जर्मनी के बीच में। फ्रांस, ठीक है, जर्मनी, इनकी ना कॉलोनीज के ऊपर रिवलरी थी, जिसको नाम दिया जाता है हिस्ट्री में मोरक्कन। ठीक है, मोरक्को आप लोगों ने देखा होगा, कंट्री है, तो मोरक्कन क्राइसिस। ठीक है, मोरक्कन क्राइसिस जो था ये 1905 से लेके 1911 तक, ठीक है, ये क्राइसिस थे। अब कंट्रीज ना 1905 से स्टार्ट हुआ था इनके बीच में ये रेवलरी, और 1911 तक ये एक दूसरे के खिलाफ क्या कर रहे थे, यहाँ पे इस कन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व थे मोरक्को में। ठीक है जी, तो हमारे पास एक फोर्थ रीजन था ये। फिफ्थ रीजन में हमारे पास था बाल्कन नेशनलिज्म। ठीक है, फिफ्थ रीजन में था क्या, बाल्कन नेशनलिज्म। बाल्कन नेशनलिज्म का मतलब क्या है कि जो बाल्कन कंट्रीज थे, इनके बीच में क्या था कि इनके बीच में हर कोई चाह रहा था कि हम जो है सबसे अच्छी क्या है, स्टेट है, और हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब जैसे मैं अगर बताऊं ना, यहाँ पे स्टार्ट भी यहाँ से हुआ था, बाल्कन कंट्री से। सर्बियन जो थे ना, सर्ब्स, सर्बिया, ठीक है, ये सर्बियन जो थे, ये सर्ब इसके अंदर थे। फिर इसके बाद बुल्गारिया, ठीक है, वॉर इन दोनों के बीच में स्टार्ट हुई। ये बुल्गारिया हुआ, सर्बिया हुआ, बोस्निया और ऑस्ट्रो हंगेरी, इनके बीच में ना, ये जो इनके बीच में रेबलरीज थी, ये क्या था, इनके बीच में जो नेशनलिज्म था कि हमारी जो सबसे, जो सर्ब कहते कि हम सबसे अच्छे हैं, बुल्गारियन कहते नहीं हम। अच्छा, कुछ सर्बियन जो थे वो बोस्निया के अंदर थे, तो ये लोग उसको प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे, जिस तरह रशिया चाह रहा था उसमें ना, तुर्की वाले केस में। तो ये सारी चीजें ना यहाँ पे चल रही थी। तो ये भी एक रीजन है कि बाल्कन जो नेशनलिज्म है, ये भी वर्ल्ड वॉर वन में क्या करती है, कंट्रीब्यूट करती है। फिर इसके बाद हमारे पास बाल्कन वार्स, हम देखते हैं कि बाल्कन कंट्रीज है, इनके बीच में जो वॉर्स हुई थी ना, वो जरा डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा बैकग्राउंड के लिए, ताकि आपको पता चल जाए कि बाल्कन वॉर जो है वो क्या क्या, ठीक, हुई थी। तो बाल्कन वॉर्स में सबसे पहले हमारे पास द फर्स्ट बाल्कन वॉर है। ठीक है, मैं यहाँ पे फर्स्ट लिख लेता हूँ सिंपली के लिए, ये बाल्कन वॉर है, ठीक है, बाल्कन वॉर। तो फर्स्ट बाल्कन वॉर हुई थी हमारे पास 1912 से 1913, इनके बीच में। ठीक है, 1912-13 में हमारे पास फर्स्ट बाल्कन वॉर होती है 1912 में। और 1912 में जो हमारे पास फर्स्ट बाल्कन वॉर होती है, इसमें बेसिकली करते क्या है कि जो ऑटमन एम्पायर मैंने बताया था, जैसे जिसको द सेगमेंट ऑफ यूरोप कहा जाता था, ठीक है, उसके खिलाफ ना कुछ लीग बना लेते, जिसका नाम पड़ जाता है बाल्कन लीग। ठीक है, कुछ कंट्रीज हैं मिलके क्या बना लेते हैं, बाल्कन लीग बना देते हैं। ठीक है, एक ग्रुप बना लेते हैं जिसको नाम दिया जाता है बाल्कन लीग। अब बाल्कन लीग के अंदर कौन कौन से कंट्रीज थे उस टाइम पे, तो ऑब्वियसली सर्बिया था, ठीक है, साथ में ग्रीस था, ठीक है, और इस साइड में हमारे पास जो बुल्गारिया था, ठीक है, बुल्गारिया, बुल्गारिया के साथ हमारे पास जो फोर्थ कंट्री थी ना, वो मॉन्टेनेग्रो थी। ठीक है, मॉन्टेनेग्रो हो गया आपका, बुल्गारिया हो गया, सर्बिया एंड ग्रीस। ये कंट्रीज क्या करती है, एक लीग बना देती है, दोस्ती कर लेती है किसके खिलाफ, वर्सेस ऑटमन एम्पायर। ऑटमन एम्पायर कौन था, सुल्तनत उस्मानिया के खिलाफ, कि हम क्या करते हैं, हमें इनसे अलग होना है। ये बेसिकली स्टेट थे, ऑटमन एम्पायर के अंडर थे ये सारे, जितनी भी कंट्रीज है ना, ये उस टाइम पे मैंने बताया था ना, ये ऑटमन एम्पायर के अंडर आते थे। बट ये दोनों सब मिलके क्या करते, इसके खिलाफ रिवॉल्ट कर लेते कि हमने ऑटमन से आज़ादी हासिल करनी है। ठीक है जी, यहाँ पे होता क्या है कि जो बाल्कन लीग है, ये जीत जाते हैं, और ये टेरिटरीज क्या करते हैं, गेन करते हैं, और इंडिपेंडेंस क्या करते हैं, डिक्लेयर कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, दे वन एंड डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट, ठीक है, और इनको टेरिटरीज भी मिल गई। ठीक है, गेन टेरिटरीज, टेरिटरीज मतलब इलाके, टेरिटरीज। ओके, हो गया जी, ये हमारे पास था क्या, फर्स्ट बाल्कन वॉर थी। सेकंड बाल्कन वॉर, अब देखो, ये तो इन लोगों ने अपने आप को आजाद किया ऑटोमन एम्पायर से, ठीक है, ये 1912 में हुई थी। अब 1913 में देखो, ठीक है, सेकंड बाल्कन वॉर को देखो, ठीक है, सेकंड बाल्कन वॉर, इसमें क्या होगा,
सेकंड बाल्कन वॉर में होता ये है, ये 1913 में हुई थी, ठीक है? दूस 1912 में हुई थी। अब इसमें जो फॉर्मन अलाइज़ थे अगेंस्ट द ऑटमन एम्पायर, यानी जिन लोगों ने दोस्ती की थी ऑटमन एम्पायर के खिलाफ, उनके बीच में ही ये जो स्पॉइल ऑफ वॉर कहते हैं, जैसे माल गनीमत भी उर्दू में कहते हैं हम, कि जो चीज़ें आपको वॉर से हासिल हो जाए ना, उनको फिर तकसीम करते हैं हम। तो अब यहाँ पे ना सर्बिया और बुल्गारिया के बीच में इशू स्टार्ट हो गए, ठीक है? तो ये बेसिकली हुई थी ये सेकंड बाल्कन वॉर, ये हुआ था कन्फ्लिक्ट ओवर द स्पॉइल्स ऑफ वॉर, ठीक है? स्पॉइल्स ऑफ वॉर का मतलब क्या है कि जो इन लोगों ने इलाके वहां से लिबरेट किए, अब इनके उन पर इशू बन गया बुल्गारिया और सर्बिया के बीच में, ठीक है? बिटवीन मेजर जो स्टेट थे बुल्गारिया एंड सर्बिया, ठीक है? ये बड़ी कंट्रीज थे, इनके बीच में इशू स्टार्ट हो गया। अब हमारे पास क्या करता है कि बल्गारिया क्या करता है, वो अटैक करता है सर्बिया के ऊपर और ग्रीस के ऊपर, ठीक है? ये इवेंट्स हैं, ठीक है? इवेंट्स मतलब इसमें क्या-क्या इवेंट्स बीच में हो जाते हैं। तो बुल्गारिया क्या करता है, ये है आपका बुल्गारिया, ठीक है? ये अटैक करता है किन पर? ये अटैक करता है आपके 2 कंट्रीज़ पर साथ-साथ। एक था आपका ग्रीस, ठीक है? और प्लस दूसरी कंट्री आपकी जो थी, वो थी सर्बिया, ठीक है? अब यहाँ पे ना सर्बिया पावरफुल बनेगी, जो कि आगे वर्ल्ड को लेके जाएगी वर्ल्ड वॉर 1 की तरफ, ठीक है जी? अब ये इश्यू हो गया, बुल्गारिया ने अटैक किया किन के ऊपर? सर्बिया और ग्रीस के ऊपर। अब सर्बिया और ग्रीस ने क्या किया कि काउंटर अटैक किया। इन दोनों ने क्या किया, ग्रीस और सर्बिया ने काउंटर अटैक किया, यानी इन दोनों ने अटैक किया। चलो काउंटर अटैक लिख लेते हैं, ठीक है? काउंटर अटैक्ड बुल्गारिया, यानी इन दोनों ने क्या किया कि अगर इन पर अटैक हो गया तो इन दोनों ने भी अटैक कर दिया बुल्गारिया के ऊपर, और क्या किया कि डिफीट किया किसको? बुल्गारिया को। बुल्गारिया यहाँ पे हार जाता है। जीत कौन गया? जिस पर इसने अटैक किया था। अब यहाँ पे जो आपकी सर्बियन थे ना, उनकी नेशनलिज्म यहाँ से वो उनको एक क्या बोलते हैं उसको, एक क्या बोलते हैं यार, मतलब बड़ी की, कि वो कहते हैं कि हमने एक बुल्गारिया ने एक बड़ी स्टेट को हरा दिया, तो यहाँ पे क्या करें वो लोग कि हम क्या करेंगे आगे? वो चीज़ है ना, किसी कोई जंग जीत जाते ना, तो उसके अंदर एक चीज़ आ जाती है कि यार आज के बाद तो मैं कोई बड़ी चीज़ हूँ ना। ख़ैर, हमारे पास क्या होता है कि ट्रीटी ऑफ मतलब इनके बीच में ना एक ट्रीटी होती है 1913 में, और उस ट्रीटी के अंदर क्या किया जाता है कि सेकंड बल्कन वॉर जो थी, ये उसमें कंक्लूड की जाती है। और जो बुल्गारिया था ना, उसके लिए कुछ टेरिटोरियल लॉसेस थे, लाइक कुछ टेरिटरीज़ थी जो कि किसके पास चली गई, जो बाकी 2 कंट्रीज़ थी उनके पास चली गई। अब यहाँ पे जो सर्बिया था ना, वो उसके टेंशन्स इंक्रीज़ हो गए। किसके साथ? ऑस्ट्रो हंगेरी एम्पायर के साथ, ठीक है? ये जो जंग हुई सेकंड बाल्कन वॉर, तो ट्रीटी ऑफ बुशरट इसको कहा जाता है, जिसके थ्रू क्या किया जाता है, इनके बीच में सुलह होती है, ठीक है? ट्रीटी ऑफ BUPH, ठीक है? ट्रीटी ऑफ बुशरट ये कब होती है? ये आपकी 1913 में होती, ठीक है? अगस्त 1913 में। इसके अंदर क्या किया जाता है कि टेरिटोरियल लॉसेस फॉर बल्गारिया, मतलब आप ऐसे तो सुलह नहीं करते ना। एक कहता है मुझे ये कुछ देगा तभी मैं सुलह करूंगा इसके साथ, क्योंकि अटैक भी इसने किया था। यहाँ पे जो सर्बिया था ना, वो स्ट्रांग बन गया, ठीक है? सर्बिया को मिल गया क्या कि भाई मैं तो चीज हूँ, ठीक है? वो स्ट्रांग बन गया, और साथ में उसके ना इश्यूज आ गए किसके साथ? ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के साथ, ठीक है? ये इनके बीच में क्या हो गया, एक इशू आ गए। अब यहाँ पे ना आप लोग ये बाद में इनके साथ इशू होगा, मैं डिस्कस कर दूं किस तरह। हमारे पास जो क्या हमने डिस्कस किया यहाँ तक, सेकंड बाल्कन वॉर हमने डिस्कस कर ली ना। ये कुछ रीजंस थे, ये जो मैंने वॉर्स की बात की ना, ये मैंने आपको बताना था कि हमने पीछे जो चीजें डिस्कस की ना, यहाँ तक हम आए थे रीजंस में,
हम कहाँ तक आ गए? तकरीबन 5 रीज़न हमने डिस्कस किए थे ना, जिसकी वज़ह से वर्ल्ड वॉर 1 हो जाती है दुनिया के अंदर, जिसके अंदर एक बाल्कन वॉर्स थी। ये जो बाल्कन वॉर्स थी ना, ये दुनिया को वर्ल्ड वॉर 1 की तरफ लेके गई। कैसे लेके गई? पहले मैंने बताया कि वर्ल्ड वॉर 1 हो जाती सॉरी फर्स्ट बाल्कन बाल्कन वॉर हो जाती है। फर्स्ट बाल्कन वॉर में क्या, ये बाल्कन बेसिकली एक एरिया है जिसमें जो कंट्रीज़ हैं उनको बाल्कन कंट्रीज़ कहते हैं, और जिन कंट्रीज़ ने लीग साथ में मिलके बनाया था ना, उनको बाल्कन लीग भी कहते हैं। तो बाल्कन लीग में ये सारे कंट्रीज़ हैं, ठीक है? मैप के अंदर आप देख लो, ठीक है? अब मैं अगर मैप वो करूँगा तो थोड़ा ना ये चीज़ें इधर-उधर हो जाएगी। तो इससे होगा क्या कि ये बीच में ऑटोमन एम्पायर से अलग होंगे, फिर इन दोनों के सबके बीच में अपने मसले होंगे, एक-दूसरे के साथ लड़ेंगे, फिर उसके बाद जो सर्बियन है ना, वो बुल्गारिया को हरा देते हैं, सर्बियन नेशनलिज़्म बढ़ जाती है। तो हमारे पास जो 6th रीज़न है, वो क्या है कि सर्बियन नेशनलिज़्म, ठीक है? राइज़ ऑफ सर्बियन नेशनलिज़्म, सर्बियन नेशनलिज़्म, ठीक है? जो सर्बियन नेशनलिज़्म है ना, वो भी एक क्या होती है, एक कॉज़ होती है किस चीज़ की? थोड़ा निकालो वर्ल्ड वॉर 1 की। अब कैसे? वो ज़रा मैं बता दूँ आप लोग को। हमारे पास ना जो सर्बिया था ना, उसकी कुछ टेरिटरीज़ एक्सपैंड हो गई, लाइक उसको कुछ इलाके मिल गए। और इसने क्या किया कि जैसे रशिया का मैंने बताया था ना, या फिर अफ़गानिस्तान का जैसे मैं बताऊँ ना, यहाँ पे भी पख्तून है, वहाँ पे भी है। तो अफ़गानिस्तान क्या करता था स्टार्ट में कि वो पाकिस्तानी पश्तूनों को ना साथ मिलाता था। तो इसके लिए वो क्या यूज़ करता था कि हमने क्या करना, एक्सपेंड करना है अपनी टेरिटरीज़ को। जिस तरह हिंदुस्तान वाले कहते हैं कि हमने ग्रेटर हिंदुस्तान बनाना है और अपनी टेरिटरीज़ को बढ़ाना है, जितने हिंदूस हैं उनको भी साथ लेके आना है। इस तरह जैसे ग्रेटर इज़राइल की बात की जाती है कि हमने जितनी भी ज्यूज़ हैं ना उनको साथ मिलाना है। अब सर्बिया क्या करता है, सर्बिया को भी एक मिल गया कि यार मैंने क्या करना है, मेरी भी एस्पिरेशन है, मेरी भी एक सोच है, एक गोल है कि मैं जितनी भी सर्ब है ना, मैं उनको यूनाइट कर सकूँ। ठीक है? अब ये जो थे, जो साउथ स्लेविक लोग थे ना, स्लाविक मैंने बताया था कौन से लोग हैं। जो रशियन लोग हैं, इनके जो नेशन है या जो कौम है वो स्लाविक कहलाती है। ठीक है? SLVIC, स्लाविक नेशन। अब ये स्लाविक नेशन है, स्लाविक नेशन सर्दियों में ना बड़ी तेज होती है, गर्मियों में इनसे काम नहीं होता। आप रशिया को देख लो ना, ये वॉर कब लड़ते हैं, जब सर्दियां हो जाती है। ये क्या करते, फिर एक कप कावा पीते हैं और आगे बढ़ के ना गोलियां मारते हैं, क्योंकि इनके पास ना, ये स्लाविक नेशन है, ये सर्दियों में ना बड़े इफ़ेक्टिव होते हैं, क्योंकि सारी ज़िंदगी ना उसमें रहते हैं, क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं उसको? स्नो, ठीक है? Wann war nicht a grupul niște gădă în But nu worship la și te calma vete kuri worship da ho literal te gene te boy काले दिनों की खैर। तो ये स्लाविक नेशन है। अब क्या करेगा साउथ स्लाविक नेशन? साउथ स्लाविक जो लोग थे ना, जो सर्बिया के, जो साउथ में रहते थे, सर्बिया से नीचे, सर्बिया ने कहा कि मैंने इसको भी साथ मिलाना है, ठीक है? अब वो क्या करता है, इसकी कोशिश करता है। अब यहाँ पे जो साउथ स्लाविक जो लोग थे, ये किसके अंडर थे? ये टेरिटरी थी किसकी? ये ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के अंडर थी, ठीक है? जो साउथ स्लाविक लोग थे, और ऊपर यहाँ पे कौन था? सर्बिया था। तो इसने क्या किया, अलार्म किया किसको? ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर, ठीक है, एएच को, कि भाई ये तो आपकी जो लोग हैं उसको लेना चाहते हैं आपसे, ये वाली टेरिटरी। तो ये तो डर गया कि यार ये क्या कर रहा है मेरे साथ, ठीक है? ये ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर वाले। अब यहाँ पे हमारे पास होता क्या है कि ऑस्ट्रियन हंगरी का जो उस टाइम था, क्या बोलते हैं उसको, जो वारिस था इनका, यानी जो क्या था, हायर था या हेयर, क्या कहते हैं इसको, ठीक है? ये था जो हेरिडिटरी इनका आगे आने वाला किंग था या प्रिंस था। ये विजिट करता है, इसको मार दिया जाता है, जिससे वर्ल्ड वॉर की क्या हो जाती, स्टार्ट हो जाती है। बट मैं सिंपली अगर आप लोगों को बताऊँ ना, उस टाइम पे जो सर्बिया था, वो क्या करता है, सर्बियन नेशनलिज्म को सपोर्ट करता है कि सर्बिया को यूनाइट करना है हमने, जितनी भी सर्बियन लोग हैं या जितने भी स्लाविक लोग हैं, उसको हमने क्या करना है, एक जगह एक कंट्री में यूनाइट करना है। लेकिन कुछ किसके अंडर थे? ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के अंडर थे। तो वो तो उसके लिए मसला था। अब जो ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का इश्यू था ना, उसने कहा कि ये जो सर्बियंस ग्रोथ है ना, ये हमारे लिए एक डायरेक्ट थ्रेट है, हमारी स्टेबिलिटी के लिए और हमारी सॉवरेनिटी के लिए। तो अब यहाँ से हुआ क्या? आगे हमारे पास फिर इश्यू होते हैं, और कि इंसिडेंट हम देखते हैं कि किस तरह वो फिर हो जाता है, ठीक है? तो ये बेसिकली था कि जो नेशनलिज़्म इनकी ना बढ़ रही थी, स्लाविक लोगों की या जो सर्ब की, वो भी एक कॉज़ होती है उस टाइम पे किसकी?
हमने कितने पढ़ लिए, 7 पढ़ लिए या 8 पढ़ लिए हमारे पास ना। अब जो बाल्कन वॉर थी ना, इनके कंसिक्वेंसेस क्या थे कि जो ऑस्ट्रो हंगेरियन था और सर्बिया, इनके बीच में क्या हो गए, टेंशन क्रिएट हो गए, ठीक है। टेंशन बिटवीन ऑस्ट्रो हंगेरियन एंड सर्बिया, ठीक है। इनके बीच में इश्यूज आ गए, सर्बिया और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, जो कि आगे हमें किस चीज की तरफ लेके चले, वर्ल्ड वॉर वन की तरफ। नंबर 9, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जो कि हमारे पास हो जाती है जिससे वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हो जाती है, वो था हमारे पास एसेसिनेशन ऑफ, ठीक है। वो क्या एसेसिनेट कर लेते हैं, एसेसिनेशन मतलब किसी को मार देना, ठीक है। एसेसिनेशन ऑफ आर्च ड्यूड आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड, ठीक है। आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड, फर्डिनेंड, ठीक है। आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड, ठीक है। तो अब ये क्या करता है, ये विजिट करता है बेचारा, हम क्या कहें इसका, ठीक है। ये हमारे पास जून 28 को क्या करता है, 1914 को ये क्या करता है, ये विजिट पर होता है बोस्निया के अंदर, ठीक है। ठीक है, बोस्निया कंट्री थी उस टाइम पे, ये बोस्निया के अंदर होते हैं। और एक बोस्नियन सर्ब वो क्या करता है, वो इसको शूट कर लेता है, इसको और इसकी वाइफ को, दोनों मर जाते हैं, ठीक है। बोस्निया के अंदर क्या आता है, ये विजिट किया था इसने बोस्निया, जब इसने विजिट किया था बोस्निया, तो होता क्या है कि एक बोस्नियन सर्ब होता है, ठीक है। यानी बोस्नियन सर्ब की एक सर्ब था जो कि बोस्निया के अंदर रह रहा था, वो क्या करता है, जिसका बड़ा इंसिक्योर में भी आ जाता है कि उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था गव्रेलो, ठीक है। GAVIRI, गव्रेलो, GAVRIL, गव्रेलो, ठीक है। प्रिंसेप, प्रेन और सेप, मतलब आपको पता है ना, वो कहते हैं ना लोग, किस एक सिप ले लो, एक मतलब कोई जूस का कोई सिप ले लो या किसी चीज का ना, तो सिप का आपको पता है ना कि किसी चीज का कोई घूंट लेना। और प्रिंस का आपको पता है प्रिंस कौन होता है, ठीक है। इनका जो था आगे, ऑस्टन हंगेरियन का प्रिंस था ना, ये जो आर्च ड्यूक फर्डिनेंड था, तो इसको ये क्या कर लेता है, इसको ये सेव कर लेता है, प्रिंस को इसने किस क्या किया, सेव किया। तो इसका नाम क्या, मतलब ये मैं ऐसे नहीं पता कि इसका नाम इसलिए ऐसे पड़ा, इसका नाम ही प्रिंसिप था, बट इसने क्या किया था, असैसिनेट किया था प्रिंस को। तो मैंने इसके लिए आपके लिए कोड निकाला कि इसका नाम है प्रिंसिप, तो इसलिए क्योंकि इसने प्रिंस को क्या किया था, सेव किया था। तो इसका बेसिकली नाम याद कर लीजिए, है गवरेलो प्रिंसिप। इसने क्या किया कि उसको कत्ल किया। जब कत्ल किया, अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इशू होगा। ये जो क्या बोलते हैं उसको, सर्बिया ऑस्ट्रो हंगेरियन था, इसने क्या किया कि इसने उससे पूछा कि आप क्या करो, मुझे ये जिसने कत्ल किया या तो ये मुझे वापस दो और मुझे सॉरी करो, मतलब कुछ शर्त रख दी है किसने, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने, कि आपने हमारा वारस तो हमसे छीना, बट अब हम आपको नहीं छोड़ेंगे। आपने क्या करना है, आप हमें क्या करो, इंक्वायरी करके दो, या जो बंदा है कातिल है ये हमें वापस करो। साथ में कुछ और टर्म्स भी थी कि आपने क्या करना है, मतलब ऐसी थी जो कि सर्बियन को एक्सेप्ट नहीं थे उस टाइम पे, ठीक है। अब होता क्या है कि ऑस्ट्रो हंगेरियन ने इनको अल्टीमेटम जारी किया, ठीक है। अल्टीमेटम मतलब एक धमकी टाइप होती है, बट इसमें टाइम मेंशन होता है अल्टीमेटम, कि आपने कल तक अगर मुझे इतने पैसे नहीं दिए तो मैं आपको मार दूंगा, मैं आपको क्लास से निकाल दूंगा। ये एक अल्टीमेटम है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ऑस्ट्रो हंगेरियन ने कहा कि आपने हमारा प्रिंस तो मार दिया, अब मैंने आपको क्या करना है, अल्टीमेटम देना है। अल्टीमेटम इसने दिया उसको, सर्बिया को, कि और ये जो इसने अल्टीमेटम दिया था ना, ये जुलाई, ठीक है, 23 जुलाई 1914 को इसने क्या किया कि इसने अल्टीमेटम दिया उसको, कि आप मुझे ना बताओ कि किसने कत्ल किया और मुझे वो दो जो जिस बंदे ने कत्ल किया है। अब सर्बिया ने रिस्पॉन्स किया कि सर्बिया ने मोस्टली इनके जो डिमांड्स थे वो एक्सेप्ट की, बट फ्यू जो थे वो उसने रिजेक्ट करे कि मैं ये नहीं मानूंगा, जो कि किस चीज की तरफ लेके गए, वॉर की तरफ लेके गए, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या होती है कि डिक्लेरेशन ऑफ वॉर होती है। डिक्लेयर कौन करेगा वॉर को, ठीक है, ये ऑब्वियसली ऑस्ट्रियन हंगेरियन ही डिक्लेयर करेगा ना, क्योंकि उसके अल्टीमेटम का आंसर उस तरीके से नहीं दिया गया जिस तरह उसको चाहिए था।
तो यहाँ पे वो क्या करता है, वो सर्बिया पर वॉर डिक्लेयर करता है, लेकिन कब? जुलाई 28 1914, ठीक है। मतलब उसने अल्टीमेटम दिया था कि आप मुझे क्या करो 23 जुलाई को, कि मुझे आप बंदा दो जिसने कत्ल किया, और कुछ और डिमांड से, जो कि सर्बिया ने नहीं माने कुछ। तो होता क्या है कि ये क्या कर देता है, जुलाई 28 को ये वॉर डिक्लेयर कर लेता है ऑस्ट्रो सॉरी सर्बिया पर, ठीक है। अब यहाँ पे ना ऐसे तो नहीं हुआ कि ये इतना पावरफुल बन गया कि ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के, इसने क्या किया, सर्बिया पर वॉर डिक्लेयर किया। बल्कि हुआ क्या कि जैसे इसने सर्बिया पर वॉर डिक्लेयर किया ऑस्ट्रो हंगेरियन ने, वहां से रशिया ने अपनी फोर्सेस क्या की, मोबिलाइज करना स्टार्ट की। बेसिकली क्या ये मैंने बताया ना कि इनकी ट्रीटी थी, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, जर्मनी, ठीक है, और साथ में इटली थी, बट इटली वो दोस्त है जो कि सिर्फ काम कहे भाग गया टाइम पे। इनके बीच में ट्रेटी थी जिसका नाम क्या था, 1882 में जो बन गई थी, उसका नाम था ट्रिपल अलायंस। अब ट्रिपल अलायंस आपका कहाँ गया मुझे बताओ। ट्रिपल अलायंस तो आपने बताया बनाया था। तो ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने क्या किया कि मेरा जो वो था फ्रांस फर्डिनेंड था, वो एक बोस्नियन सर्ब ने कत्ल किया, इसलिए मैंने क्या करना, सर्बिया पर वॉर डिक्लेयर करना है, क्योंकि इसने मेरा वारिस, इसने हमसे छीना है। तो ये क्या करता है, जर्मनी से पूछता है कि व्हाट शुड आई डू। जर्मनी इसको बोलता है यू हैव ब्लैंक चेक, जाओ जो आपने करना है इसको भर दो। मतलब इसने वॉर की इजाजत दी, किसने, जर्मनी ने। ऑस्ट्रिया इतना पावरफुल तो नहीं था, जर्मनी की मदद से उसने क्या किया कि हाँ मैंने वॉर डिक्लेयर करना है सर्बिया पर। अब जैसे इसने वॉर डिक्लेयर की, ये जो इसका दोस्त था इसको लगा कि हमारे साथ ये भी खड़ा होगा, बट ये क्या कर लेता है, ये साइड पे हो जाता है कि मैंने नहीं लड़ना है आप लोगों के साथ, क्योंकि आप लोगों के साथ जो मेरी ट्रीटी थी वो किस टर्म्स पर थी, वो इसलिए थी कि वो डिफेंसिव थी। डिफेंसिव ट्रीटी का मतलब क्या है कि अगर दूसरी कंट्री हमारे ऊपर अटैक करे, तो हमने तीनों ने इकट्ठे उन पे अटैक करना है, ना कि ऑफेंसिव। के ऑफेंसिव ट्रीटी थी हमारी। ऑफेंसिव का मतलब क्या है कि अगर हम किसी और पर अटैक करें, ठीक है, मतलब हम अटैक करें किसी और पर, ये हमारी ट्रीटी तो नहीं थी। उसने कहा, इटली ने, कि ये तो नहीं थी। मैंने तो जस्ट चाहा था आप लोगों के साथ ट्रीटी कि अगर कोई और हमारे ऊपर अटैक करे तो हम, ये डिफेंसिव ट्रीटी है हमारी, हम फिर तीनों मिलकर उसके साथ लड़ेंगे। बट यहाँ पे ऑफेंसिव है, आपने खुद जाके उस पर वॉर डिक्लेयर किया, लिहाजा मैं निकल जाता हूँ इस चीज से। यहाँ पे कौन से कंट्रीज रह जाते हैं, ऑस्ट्रो हंगेरियन प्लस जर्मनी, ठीक है। और इनके साथ एक फ्री में बंदा आ जाता है जिसका नाम था ऑटोमन एम्पायर, ठीक है। ये इनके साथ तीसरा बंदा था। अब ये दोनों ना सेकमेन थे दोनों, ये दोनों। ऑस्ट्रो हंगेरियन इतना पावरफुल नहीं था, और ये तो बिल्कुल मरने वाला था। तो ये दोनों ना बैंड वेगिंग कर रहे थे कि इनके साथ ना वो टोचन बांध दिया था कि चलो जर्मनी की मदद से ना हम कुछ अपनी पावर वापस कर देंगे। लिहाजा ये क्या करते, वॉर डिक्लेयर करते हैं। जैसे सर्बिया पर इसने वॉर डिक्लेयर किया ऑस्ट्रो हंगेरियन ने, वहां से रशिया ने क्या किया, रशिया ने अपनी फोर्सेस मोबिलाइज करना स्टार्ट किए, ठीक है। रशिया ने अपने फोर्सेस भेज दिए सर्बिया की हेल्प के लिए, क्योंकि सर्बियन भी रशियन लोग थे ना, एक इस्लामिक लोग थे। तो इनके बीच में भी क्या थी, ट्रीटी थी कि अगर किसी ने आपके ऊपर अटैक किया तो मैंने उसके ऊपर अटैक करना है। किसके ऊपर, ये रशिया और सर्बिया के बीच में ट्रीटी थी। तो जब ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने सर्बिया पर अटैक किया, तो रशिया ने क्या किया, सर्बिया की मदद के लिए अपनी फोर्सेस मोबिलाइज करना स्टार्ट किए, ठीक है जी। अब ये चेन ऑफ रिएक्शन था जो कि हमारे पास स्टार्ट हुआ था, और जाके अगस्त में स्टार्ट हुआ था, मतलब मंथ में। और ये जाके क्या करता है, अगस्त 4 तक, अगस्त 1 से स्टार्ट होके अगस्त 4 तक क्या होता है कि सारी कंट्रीज ने एक दूसरे ऊपर वॉर डिक्लेयर की थी उस टाइम पे, ठीक है। मतलब सब कंट्रीज इसमें मिल गई, एक एक आ रहा है एक दूसरे पर अटैक कर रहा है, कंट्रीज डिवाइड हो रही है, अलायंसेस बन रहे हैं। जर्मनी क्या किया, अच्छा मैं ना ये अगस्त का ना थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। ये अगस्त है 1914, ठीक है। सबसे पहले क्या करता है कि 1 अगस्त को, हमारे पास 1 अगस्त को ये जो था, जर्मनी ने क्या किया, जर्मनी डिक्लेयर वॉर, यहाँ पे वॉर लिखते हैं, ठीक है। जर्मनी ने किस पर वॉर डिक्लेयर किया, रशिया पर, क्योंकि रशिया ने क्या किया,
सर्बिया की मदद के लिए ऑस्ट्रो हंगेरियन पर फोर्सेस मोबिलाइज करना स्टार्ट की। तो जर्मनी ने क्या कि पहले से ही कि हमने क्या किया, वॉर डिक्लेयर किया रशिया पर, क्योंकि वो मदद के लिए आ रहा है। ठीक है, ये 1 अगस्त को हुआ। फिर उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि 4 अगस्त को क्या किया जाता है। ठीक है, 4 अगस्त, 4 अगस्त को क्या करते हैं कि जर्मनी, ये क्या है, ये अगस्त की बात मैंने की है। जर्मनी क्या करती है कि वो अटैक करना स्टार्ट कर लेती है, किस पर, फ्रांस पर। ठीक है, फ्रांस पर। अब ये दोनों तो इसके राइवल्स थे ना, इनके अपनी ट्रिपल इन अलायंस थी, लेकिन जो इसकी दुश्मन है, फ्रांस हो गया, रशिया हो गया, इनकी क्या ट्रेटी है, ट्रिपल एंटान, जो मैंने बात की ना उस टाइम पे, इसकी अब वो काम है कि आप लोग ट्रिपल एंटान, ई से मैं लिख देता हूँ। ठीक है, एंटांट। अब ये जो लोग थे ना, जर्मनी ने क्या कि इन सब के खिलाफ वॉर डिक्लेयर किया। पहले रशिया के खिलाफ डिक्लेयर किया 1 अगस्त को, फिर 4 अगस्त को फ्रांस के खिलाफ इसने वॉर डिक्लेयर किया। किसने, जर्मनी ने। क्योंकि इसने फ्रांस को अल्टीमेटम जारी किया था कि आपने न्यूट्रल रहना है, अगर आप वॉर में आ गए तो हमने, लेकिन फ्रांस न्यूट्रल नहीं था, वो वॉर लड़ रहा था। ठीक है, अब जर्मनी ने क्या किया, एक और काम। ठीक है, जर्मनी ने 2 कंट्रीज पर वॉर डिक्लेयर किया, साथ में इसने इन्वेड किया। क्या किया इसने, इन्वेड, मतलब क्या करे कि आप फोर्स किसी कंट्री में दाखिल कर लेते हो और उसको फोर्सली अपने साथ मिलाना चाहते हो या उस पर कब्जा करना चाहते हो। तो जर्मनी ने क्या किया, इन्वेजन ऑफ क्या कि बेल्जियम की। ठीक है, इन्वेड बेल्जियम, BLGIUM, August 4 1914। ठीक है, अगस्त 4 को जर्मनी ने पोलैंड को भी इन्वेड किया। अब यहाँ से पोलैंड की जो क्या था, न्यूट्रलिटी थी। पोलैंड तो एक न्यूट्रल, सॉरी पोलैंड कहाँ से आ गया, बेल्जियम। बेल्जियम तो एक न्यूट्रल कंट्री थी। असल में ट्रीटी ऑफ लंदन हुई थी ना, ट्रीटी ऑफ लंदन। ठीक है, ट्रीटी ऑफ लंदन, ये 1838 में हुई थी या 39 में। ये बिटवीन बेल्जियम एंड ग्रेट ब्रिटेन हुई थी। ठीक है, बेल्जियम और ग्रेट ब्रिटेन यानी बर्तानिया के बीच में। बर्तानिया ने ये बेल्जियम को कहा था कि आपने न्यूट्रल रहना है, किसी कंट्री के साथ आपने लड़ना नहीं है, आपने वेपन्स नहीं बनाने, आर्मी, ये चीज आपकी बहुत कम होगी। मैं आपकी गारंटी करता हूँ कि अगर आपके ऊपर किसी ने अटैक किया ना, तो मैंने उसके 2 चपेड़ मारने। तो इसने कहा ओके, ओके पाजी। जब इसने ये बोल दिया, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या कि जर्मनी तो इसको इन्वेट कर दिया, बेल्जियम को। तो यहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन भी जंग में कूद पड़ा। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन पहले न्यूट्रल था, पर जब इसने बेल्जियम को इन्वेट किया तो इन दोनों के बीच में ट्रेटी थी। किसके बीच में, बेल्जियम और ये जो क्या नाम है उसका, ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन भी जर्मनी के खिलाफ हो गए। ठीक है, अब सारे कंट्रीज के खिलाफ ना जर्मनी हो रही है। यहाँ पे मसला क्या हुआ हमारे पास, अब इसे एस्केलेशन हमारे पास क्या हुआ कि जो अगस्त से हमारे पास स्टार्ट हुई थी एस्केलेटेड, अब ये एक फुल वॉर में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, इसके लिए एजीपी टेलर एक कोड यूज करता है कि वॉर विच एंड ऑल वॉर्स, मतलब वो जंग जिसने जंगों को खत्म किया। ठीक है, एजीपी टेलर, ये इसकी बुक है। ठीक है, तो आप इसका भी दे सकते हो। तो ये हमारे पास क्या हुआ कि ओवर तकरीबन 30 जो है उस टाइम पे, मतलब बहुत सारे इसमें हमारे पास क्या होती है कि ज़या होते हैं जानों का भी, साथ में आपकी फाइनेंशियल भी। यूरोप के अंदर ना बिल्कुल कहत आ जाती है, किसी के पास पैसे नहीं होते एक आने के। और इन लोगों ने बोला, ये उस टाइम पे ग्लोरीफाई करते थे वॉर को, ये हमने नहीं लिखा, बट ये आप इन पे ना मूवीज बनी है, आप देखोगे ना, आपको ना रोना आ जाएगा कि क्या बेचारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो वॉर में चले जाते हैं। उनको ये था कि हम जब वॉर जीत जाए ना, तो हम क्या करेंगे, दुनिया पर राज करेंगे कि हमने वॉर जीता है। और बस ये एक ही वॉर तो है, हम लड़ेंगे और फिर उसके बाद मजे होंगे और उसके बाद कोई वॉर हो गई नहीं। बट हमारे पास होता क्या है, जब वो लोग बेचारे चले जाते हैं, वो वॉर एक्सकेलेट होते होते तकरीबन चला जाता है आपके 4 5 साल तक। लोग उन्हीं उसमें होते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रेंचेस में। ट्रेंचेस क्या होते हैं कि आपने जमीन को दी और उसमें आपने वो बोरिया बोरिया रख दी यहाँ पे। ठीक है, और इस साइड पे आपके दुश्मन ने को दी। ठीक है, और यहाँ पे ना ये खाली जमीन है, अगर आप ऊपर आओगे तो ये आपको मारेंगे, आप इधर, तो ये पूरी यहाँ से ना ये चीज स्टार्ट होगी। ठीक है, इसको ट्रेंच वॉरफेयर कहा जाता है कि ट्रेंचेस में आप लड़ते हो। तो ये हमारे पास क्या था कि अच्छा, वुडरो विल्सन ने भी कहा था कि हमारे पास जो वॉर थी
विच एंड ऑल वॉर्स। इसने क्या किया कि ये वो जंग थी जिसने सारी जंगों को क्या किया, खत्म किया। क्योंकि इससे पहले जो जंग थे ना, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले जंग थे या उसके बाद छोटे छोटे जंग होते थे ना, नेपोलियन वगैरह के, ये वाटरलू से भी बड़ी जंग थी। तो इसने क्या किया, जिसमें पूरी वर्ल्ड इन्वॉल्व थी, तो द वॉर विच एंड्स ऑल वॉर। ठीक है, ये हमारे पास क्या था कि वर्ल्ड वॉर वन की हमने कुछ कहानी स्टार्ट की कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था और इसकी ओरिजिन थी। तो हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ठीक है, 25 हो गए हमारे, 20 हो गए, 30 तक हम ब्रेक लेते हैं। ठीक है, 10 मिनट का, बल्कि 9 मिनट का। मैं स्टॉप कर लेता हूँ। ओके जी, तो हमने वर्ल्ड वॉर वन को डिस्कस कर लिया। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करते हैं कि वर्ल्ड वॉर टू तक जाने से पहले पहले हमारे पास कुछ, उसके बाद ना वर्ल्ड वॉर वन को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि लीग ऑफ नेशन क्रिएट करते हैं। लाइक कुछ तो करना था ना, कि हमने क्या करना था, जो वर्ल्ड वॉर वन हमने स्टार्ट की, और बल्कि ना वर्ल्ड वॉर वन को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं, तो वर्ल्ड वॉर टू के लिए ना हमारे लिए चीज़ें इजी हो जाएगी। ठीक है, हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया कि ये कुछ ओरिजिन थी, लाइक यहाँ से स्टार्ट हुआ था वर्ल्ड वॉर वन। अब यहाँ पे ना कि वो ओवरऑल मतलब सारी चीज़ें जो हमारे पास हुई ना, उसको हम जरा डिस्कस करते हैं। वर्ल्ड वॉर वन में ना हमारे पास बेसिकली दो अलायंसेस थे। ठीक है, दो ग्रुप में लोग बढ़ गए थे उस टाइम पे। ठीक है, जो अलायंसेस थे उस टाइम पे, वो दो में तकसीम हो गए थे। फर्स्ट जो हमारे पास अलायंस था उसको ना अलाइड पावर थी। ठीक है, अलाइड पावर्स। अब अलाइड पावर्स के अंदर कौन कौन से लोग थे हमारे पास, हमेशा वर्ल्ड वॉर वन एंड वर्ल्ड वॉर टू दोनों में ना ये सेम रहेंगे। ठीक है, ये ग्रेट ब्रिटेन वाला ग्रुप होगा। ठीक है, जीबी। तो अलाइड पावर में हमारे पास कौन है, ग्रेट ब्रिटेन। यस, स्क्रीन शो हो रही मेरी। हेलो, यस यस यस, अब आ रही है मेरे को। ओके 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 ओके, गॉट इट। खैर, तो ग्रेट ब्रिटेन हमारे पास जो अलाइड पावर थी ना, इसमें ग्रेट ब्रिटेन है, फ्रांस है। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन के साथ कौन है, फ्रांस है, प्लस हमारे पास रशिया है। ठीक है, और आगे जाके यूनाइटेड स्टेट्स भी आएगा, कब, 1917 में। ठीक है, क्योंकि जर्मनी उसकी शिप पर अटैक कर लेता है, पहले वो न्यूट्रल होता है। तो ये तीन उसमें होते हैं। अच्छा, दूसरी साइड पे हमारे पास जो पावर थी ना, उसको हम कहते हैं सेंट्रल पावर। ठीक है, क्या, इसको हम कहते थे सेंट्रल पावर्स। अब एक था हमारे पास लाइट पावर, दूसरा जो था सेंट्रल पावर। इसमें जो सेंट्रल कंट्रीज ना यूरोप के, वो थी, जिससे सबसे इसमें जो बड़ी कंट्री थी ना, वो थी कौन, जर्मनी। ठीक है, जर्मनी के साथ ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर थी। ठीक है, एच एम्पायर थी, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर। साथ में हमारे पास कौन था, ऑटोमन एम्पायर। ठीक है, ये हमारे पास कहा थे, ये लोग थे जो साथ में एक दूसरे के साथ मिले हुए थे उस टाइम पे। अब हमारे जो कॉजेज़ थे, वो हम क्या करते हैं, ज़रा समराइज़ करते हैं कि हमारे पास जो वर्ल्ड वॉर वन के कॉजेज़ थे, तो जैसे अलायंसेस बनाए थे कंट्रीज़ ने एक-दूसरे के साथ, स्टार्ट वाले मतलब जो अलायंसेस बनाते थे, जैसे ट्रिपल अलायंस था और ट्रिपल एंटेंटे था ना, तो इस चीज़ को हमने डिस्कस उसमें लिखना है। साथ में इम्पीरियलिज़्म, इम्पीरियलिज़्म वही जो कॉलोनियलिज़्म थे ना, जो कॉलोनियल राइवलरीज़ थी, उन पर इश्यूज़ थे कंट्रीज़ के, तो उससे हमारे पास वर्ल्ड वॉर वन की कॉज़ हुई। साथ में नेशनलिज़्म का मैंने बताया। फिर मिलिटरिज़्म, कंट्रीज़ अपनी आर्मी को क्या करते थे, जैसे ग्रेट ब्रिटेन हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स और जर्मनी, ये अपनी मिलिट्री और वेपन को क्या प्रोडक्शन में क्या करते, इंक्रीज़ कर रहे थे। ठीक है? अब मिलिटरिज़्म से क्या हुआ, ये हमारे पास वर्ल्ड वॉर वन की तरफ वर्ल्ड को लेके गई, और मिलिट्री या उन इक्विपमेंट को यूज़ तो करना था किसी न किसी जगह पे, ये भी एक बात है। दूसरा कि हर कंट्री के पास वेपन्स आ जाए तो उससे क्या होता है, हमारे पास क्या होती है कि चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं झगड़ने के। फिर हमारे पास जो था जियो स्ट्रैटेजिक जो वो थी, इश्यूज़ थे, वो भी हमारे पास कुछ इसके थे कि कुछ कंट्रीज़ जो थी वो क्या करते थे कि जैसे आपका ऑटोमन एम्पायर है ना, इसके पास आपका जो था सी ऑफ मरमरा, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका इस्तांबुल है ना यहाँ से। ठीक है,
तो ये ना इस साइड पे गया हुआ है। फिर यहाँ से ये ग्रीस स्टार्ट हो जाती है, इस साइड पे इस्तांबुल है। ये बीच में ये रास्ता है ना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट था उस टाइम पे। ये इस टाइम पे तुर्की है और ये भी तुर्की है, बट ये जो इस्तांबुल है ना, ये यूरोप में है, ये एशिया में है। तो इस एरियाज़ को ना कंट्रोल करने में ना सारा ज़ोर था कंट्रीज़ का, कि इसको हम अपने उसमें लें ऑटोमन एम्पायर से। तो इसके लिए भी जो स्ट्रेटेजिक भी एबिलिटी थी कंट्रीज़ की, कि वो एक-दूसरे के एरियाज़ को क्या कर रहे थे, वो लेना चाह रहे थे। फिर जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे पास रीज़न थे, वो क्या था, वो असैसिनेशन ऑफ आर्च ड्यूक फर्डिनेंड, ठीक है? वो हमारे पास बड़ा एक इश्यू हो जाता है। अच्छा ना, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर था ना, उसका थोड़ा-सा ना मैप बनाते हैं, ताकि हमें समझ आ जाए कि उस टाइम हुआ क्या था बेसिकली। तो उस टाइम हम डिस्कस करें, ठीक है? पहले हम क्या करते हैं कि इटली का थोड़ा-सा ना शूज़ बना देते हैं, वही पुराना वाले शूज़, थोड़ा-सा ये बुरा शूज़ बन गया बट स्टिल चलेगा, ठीक है? ये हो गया हमारा इटली। इटली के साथ हमारे पास इटली के साथ ये वाला सिसिली आ गया, यहाँ पे सार्डिना अपना आ गया। यहाँ से ना हमने कट लेना है ऑस्ट्रो हंगेरियन बनाने के लिए, ठीक है? और ऐसे-ऐसे करके ना वापस आके इटली की तरफ। ये हमारे पास उस टाइम पे ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, ठीक है? ये हम डिस्कस कर रहे थे ना कि ये ऑस्ट्रिया था उस टाइम पे, बट अब इन लोगों ने सब मिल के इन लोगों ने क्या किया? ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर बनाई है, तो आपकी इटली हो गया। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर यहाँ से वो हो गया कि हम क्या करते हैं अब, ठीक है? और यहाँ से आपके जो हंगरी है, ठीक है? लेकिन अब ये पूरा एम्पायर है, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर। बीच में ना इनके क्या बोलते हैं उसको, टेरिटरी के अंदर ना एक टेरिटरी है, ठीक है? ये आपका हो गया फिर इस साइड से नीचे। अब यहाँ पे जो इशू हुआ था ना, जो सर्बिया वाला, वो यहाँ पे हुआ था, ठीक है? सर्बिया, और ये आपका ना बोस्निया, ठीक। अब ये दोनों कंट्रीज है ना, जो हम बात कर रहे हैं कि सर्बिया जो साउथ स्लाविक जो नेशन थी, या जो वो थे लोग थे, उनको वो क्या कर रहा था, प्रोटेक्ट करना चाह रहा था। अब वो जो प्रोटेक्ट कर रहा था ना, यहाँ के जो लोग थे, तो ऑस्ट्रो हंगेरियन को बड़ा वो था, फ़िक्र था कि यार ये तो सर्बिया ही ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब सारी कंट्रीज़ पर ये क्या कर रहा है? क्योंकि इसने क्या है कि बुल्गारिया को हरा दिया था। अब ये ना थोड़ा-सा चौड़े में हो रहा था ये सर्बिया। तो इसके साथ ना ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का भी इश्यू था। अब ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का जो वो था, वारिस था खैर, वो गया था यहाँ पे बोस्निया में। यहाँ पे उसने क्या किया, एक सर्ब ने, लेकिन बोस्निया का सर्ब था, उसने इसको कत्ल किया। तो इससे हमारे पास क्या हो गया, वर्ल्ड वॉर 1 की स्टार्ट हो जाती है यहाँ से, ठीक है? अब यहाँ पे ब्लेम हम किसी को तो मेरे हाथ से नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम बात करें जर्मनी की, तो उसने ब्लैंक चेक दिया था कि आप क्या करो, आप वॉर लड़ो। किसको? ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर को। ये ब्रॉडकास्ट ज़ूम स्टॉप क्या हुआ? यस यस, स्क्रीन हाँ, मेरे पास भी, मैं दोबारा से लगाता हूँ उसको, ठीक है? खैर, तो हम ब्लेम तो किसी को नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास अगर जर्मनी ने उसको ओपन चेक दिया था, तो मेरे पास क्या इशू हो रहा है? हेलो? नहीं आ रही ना आवाज़? अच्छा, अच्छा। खैर, तो जर्मनी की बात करें तो ना, मैं जर्मनी ने उसको ब्लैंक चेक दे के आप मतलब करो अटैक उस पे, ऑस्ट्रो हंगेरियन पे, उस पे सर्बिया पे। ऑस्ट्रो हंगेरियन क्या था, एग्रेसिव था, मतलब वॉर की तरफ जा रहा था, ठीक है? हेलो? हाँ, हो गई स्टार्ट, ठीक है? तो अगर हम दूसरी साइड पे रशिया की बात करें, तो रशिया ने अपनी फोर्सेस मोबिलाइज़ की थी, अगर आपको याद है, ठीक है? तो सारी कंट्रीज़ ना इक्वली सब इन क्राइम्स में बराबर थी। हर एक कंट्री ने ना अपना कंट्रीब्यूशन किया था वर्ल्ड वॉर 1 को स्टार्ट करने में। हेलो? अब स्टेबल हो गया ना, मैं दोबारा से रिपीट कर लेता हूँ कि हमारे पास, ओके, क्या था, ब्लेम किसको करना है, हु इज़ टू ब्लेम, ठीक है? तो अगर हम हु इज़ टू ब्लेम देंगे ना, कि किसको हमने क्या करना है, ब्लेम करना है इसमें, कि ये किसकी गलती थी। तो ये अगर हम जर्मनी की बात करें ना, तो इसने क्या किया था कि ब्लैंक चेक दिया था उसको, ठीक है? ऑस्ट्रो हंगेरियन को, कि आप ना लड़ो, ठीक है, उसके खिलाफ, सर्बिया के खिलाफ। और अगर हम बात करें ऑस्ट्रो हंगेरियन की, तो वो एग्रेसिव था, ठीक है, वो वॉर चाहता था, ठीक है, उसकी एग्रेसिव थी सोच।
वो ट्रीटी नहीं चाह मतलब अल्टीमेटम उसने दिया डायरेक्ट और वॉर डिक्लेयर की। अगर हम बात करें आपकी रशिया की, तो रशिया ने क्या किया कि जैसे उसने अटैक किया सर्बिया पर, तो रशिया ने क्या किया, अपनी फोर्सेस क्या की, मोबिलाइज की, मोबिलाइजेशन ऑफ फोर्सेस, ठीक है। सर्बिया की अगर हम बात करें, तो सर्बिया ने क्या किया, सर्बिया उस टाइम पे क्या करता, नेशनलिस्ट जो लोग थे उसको क्या करता, सपोर्ट करता था, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन की अगर हम बात करें, तो ये क्या करता है, इसने बेल्जियम को सपोर्ट किया और साथ में फ्रांस को, ठीक है। उनकी वजह से ये भी जंग में कूद पड़ा। तो सब कंट्रीज ने क्या किया, इक्वली कंट्रीब्यूट किया था वर्ल्ड वॉर वन में, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक कंट्री को क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जैसे आज इसके बाद ट्रीटी होती है ना, वो ट्रीटी ऑफ वर्साई, उसमें क्या किया जाता है कि जर्मनी पर सारा जो है वो लगा दिया जाता है कि आपने क्या किया, कि आपने जंग स्टार्ट की थी, ठीक है। ओके, तो हमारे पास ये कुछ हो गए, हमारे पास क्या रीजंस, रीजंस में हमने क्या किया, कुछ चीज़ें डिस्कस की। इसके अलावा मतलब बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, अगर आप देखोगे इसमें कुछ ना इंपॉर्टेंट बैटल्स है जो कि उस टाइम पे लड़ी गई थी ना, तो ये बड़े हैं उस टाइम पे। अच्छा, वर्ल्ड वॉर वन के ना कुछ जो इम्पैक्ट्स है, वुमेन फोर्सेस, जैसे वुमेन की बात करते हैं ना हम, वुमेन एम्पावरमेंट, चलो तो यहाँ पे ना वुमेन जो आप देखते हो ना कि वर्क फोर्स में आ गई, तो वुमेन वर्क फोर्स, सारे मेन जो थे ना वो चले गए थे किस पे, जंगों में। उनकी जो वुमेन थी, उन लोगों ने मार्केट में चीजें सारी ना इन लोगों ने संभाल ली थी, और ये सारा वर्कलोड किस पर आ गया था, वुमेन वर्क फोर्स पर आ गया था। तो मिलियन ऑफ वुमेन क्या हो गए, वो वर्क इंडस्ट्री में क्या हो गए, वो एंटर हो गए, ठीक है। तो वर्क इंडस्ट्री में वुमेन एंटर हो गई, इसके इम्पैक्ट्स, ठीक है कुछ। दूसरा हमारे पास डिजीजेस आ गए उस वजह से, ठीक है। स्पेनिश फ्लू, स्पेनिश फ्लू उस टाइम पे क्या था, जो स्पेनिश फ्लू था, ठीक है, 1918, इसने ना तबाही मचा दी थी, पेंडेमिक था, ठीक है, जैसे आगे कोरोना था, इस तरह का पेंडेमिक आया था उस टाइम पे, ठीक है। इसने 20 से 25, 20 से 50 या फिर 25 समझ लो, ठीक है। 50 20 या तो मतलब तकरीबन 50 तक लोग इसने क्या कहते, मिलियन लोग स्पेनिश फ्लू की वजह से डेथ हो गई थी उसकी, उनकी। अभी बेसिकली जो आपके ट्रेंच वारफेयर थी ना, तो फोर्सेस यहाँ पे बैठे, वहाँ पे बारिश हो जाती है, उस वजह से बीमारियां फैल जाती, तो इससे क्या होगा कि स्पेनिश फ्लू बहुत खतरनाक बीमारी फैल गई। उस टाइम पे मेडिकल भी इतना एडवांस नहीं था, तो सारे सोल्जर जो है वो मरने लगे। और इलाका दाओ उछेद का कंजार सामान उछेद का, ठीक है। तो हुआ क्या कि स्पेनिश फ्लू ने काफी तबाही मचा दी उस टाइम पे। साथ में मास स्केल जो प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स हुए उस टाइम पे, उसका क्या, जैसे टैंक हो गया आपका, मशीन गन्स, और जो पॉइजनस गैसेस, इन चीज़ों का इस्तेमाल होने लगा, जो कि ह्यूमैनिटी के लिए ना क्या होगा, नुकसानदेह होगा आगे फ्यूचर में। वर्ल्ड वॉर टू की तरफ भी हमें ये चीज़ लेके जाती है। साथ में और बत ऑब्वियसली एक दूसरे के साथ मतलब जुड़े हुए, तो ये सारी चीज़ हमारे पास क्या हो जाती है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होती है उस चीज़ में, वॉर के अंदर। फिर उसके बाद हम आते हैं कि कोलेटरल डैमेज है, मिलिट्री के साथ साथ आम लोगों पर भी उस टाइम पे क्या करते थे, उनको मार देते थे। ये भी एक इशू था, लोग माइग्रेशन करना लोगों ने स्टार्ट किया था। तो इम्पैक्ट्स में आप जो भी आपकी नज़र सोच में आ रही हैं, तो आप उस पर लिख सकते हो। अच्छा, बैटल्स की बात करते हैं कि कौन कौन से उस टाइम पे बैटल्स, ये तो वॉर है ना, वॉर तो बड़ी है, उसके अंदर जो छोटे छोटे जंगी होती है ना, उसको हम बैटल्स कहते हैं। अब बैटल देखते हैं, ठीक है, कि इनमें फेमस बैटल कौन सी थी, ठीक है। तो बैटल ऑफ सोम है, बैटल ऑफ, बस आपने याद रखना नाम और डेट, ठीक है। बैटल ऑफ सोम ये 1916 में लड़ी गई थी, ठीक है। इसमें तकरीबन 1 मिलियन जो है हमारे पास कैजुअलिटी हुई थी, ठीक है। 1 मिलियन कैजुअलिटी, बहुत खतरनाक जंग थी ये वाली, बैटल ऑफ सोम। दूसरी हमारे पास जो जंग थी, वो बैटल ऑफ वर्डन थी, बैटल ऑफ वर्डन, ठीक है। ये भी 1916 में थी, ये फ्रांस के अंदर लड़ी गई थी वर्डन। वहाँ पे किला टाइप था, एक गांव था जो कि फतेह ही नहीं हो रहा, उस वजह से भी हमारे पास ये 10 महीनों तक ये जंग क्या होती जारी थी, और आगे नहीं बढ़ सकते थे। ये जर्मन आर्मी ना बहुत ज़्यादा चली जाती है फ्रेंच उसमें, तो पूरे फ्रांस के लोगों ने क्या किया, कैप्चर कर लिया, लेकिन यहाँ से आगे नहीं बढ़ती ये, क्योंकि इससे आगे क्या था, पेरिस था फ्रांस का कैपिटल,
ये जो वर्डन का इलाका था ना, ये बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए, जर्मन्स के लिए। यहाँ पे जर्मन्स क्या करते मशीन गन्स भी यूज़ करना स्टार्ट करे पहली दफ़ा। और जो फ्रांस की साइड से ग्रेट ब्रिटेन, वो पहली दफ़ा टैंक यूज़ करते हैं। ठीक है, टैंक का नाम इसलिए रख दिया गया क्योंकि वो जो उस टाइम पे वो मशीन लेके जा रहे थे, वो जो मशीन गन, उसको इन लोगों ने क्या किया था, टैंक बना दिया था। जैसे हम क्या पानी लेके जा रहे हैं अपने सोल्जर्स के लिए, टैंक नुमा ऐसे कुछ। और उसमें यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया, वेपन्स सेट किए थे। तो पहली दफ़ा जब यूज़ हुआ ना वर्ल्ड वॉर वन में, वो इस बैटल में यूज़ हुआ टैंक। तो टैंक ने क्या किया कि जैसे जा रहा था ना, लोगों के ऊपर ना यहाँ से वो स्टार्ट हो गई बमबारी, क्या ये कहाँ से आ रहा है। फिर इन लोगों को लगा अच्छा ये जो टैंकी जा रही है ना, ये टैंकी नुमा इन लोगों ने जो शक्ल बनाई ये इससे आ रहे हैं। तो फिर इसका नाम रख दिया इन लोगों ने टैंक। ठीक है, तो खैर ये तो हमारे पास अच्छा कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी हुई कि यहाँ पे हमारे पास टैंक्स आ गए, केमिकल वेपन्स आ गए, एयरप्लेन्स। ये सारी चीज़ें क्या थी कि इन लोगों ने क्या किया कि वॉरफेयर को चेंज किया। वॉर और वॉरफेयर में क्या फ़र्क है? वॉर होती है जंग, वॉरफेयर जंग लड़ने का तरीका, ठीक है? वॉरफेयर, तो वॉरफेयर चेंज हो गई यहाँ पे। अच्छा, एंड ऑफ द वर्ल्ड हमारे पास क्या होता है कि आर्मिस्टाइसिस होती है नवंबर 1918 में, और जंग जो है वो यहाँ पे स्टॉप की जाती है। जंग स्टॉप करने के लिए हम क्या करते हैं? ट्रीटी ऑफ वर्साई करते हैं, ठीक है? ट्रीटी ऑफ वर्साई, VERSAI, ठीक है? वर्साई, ठीक है? ट्रीटी ऑफ वर्साई, वर्सलीज को लोग बोलते हैं, बट ये है ट्रीटी ऑफ वर्साई, ठीक है? फ्रेंच वर्ड। ट्रीटी ऑफ वर्साई में क्या किया जाता है कि ये 1919 में की जाती, ठीक है? और जो आर्मस्टाइज हुआ, आर्मस्टाइज का मतलब क्या है कि आप जंग को रोकने के लिए क्या करते हो, एक आर्जी तौर पर जंग बंदी की एक मुआहदा कर लेते हो, उसको हम क्या कहते हैं? आर्म मिस, ARMIS, आर्मिस्टाइज, ठीक है? तो स्पेलिंग थी हमारी। आर्मिस्टाइज क्या था उस टाइम पे? ये हमारे पास नवंबर 1918 में आर्मिस्टाइज हुआ कि जंग यहाँ पे रोक दी गई, और प्रॉपर जो था ट्रीटी वो 1919 में हो गई थी। अब इसमें हमारे पास क्या था कि जर्मनी को डिक्लेयर कर दिया वॉर गिल्ट, ठीक है? जर्मनी पर सारा मलबा इन लोगों ने क्या किया, डाल दिया। जर्मनी, ठीक है, वॉर गिल्ट, कि जर्मनी ने वॉर जो है वो स्टार्ट की थी। शुरुआत जर्मनी ने की थी क्योंकि इसने जब ब्लैंक चेक दिया ना ऑस्ट्रो हंगेरियन क्योंकि आप हमला करो, तो ये जिम्मेदार, ये इसकी गलती की वजह से सारी दुनिया ने वॉर देखी, ठीक है? ये इन लीडर्स ने इनके ऊपर क्या किया, जर्मनी के ऊपर तोप दिया कि आपकी वजह से हुआ। फिर इसके बाद इसके अंदर छोटे छोटे ट्रीटीज हैं, ये नाम आपने लाजमी याद रखने, एमसीक्यूज है, बिल्कुल पक्के एमसीक्यूज है, ठीक है? ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मन, ये जर्मन है, जर्मनी है क्योंकि MAI, ठीक है? पर आप जर्मनी कह सकते हो उसको। ट्रीटी ऑफ जर्मन में क्या किया इन लोगों ने कि ऑस्ट्रिया के साथ ट्रीटी की, ठीक है? ऑस्ट्रिया के साथ, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर तो आपका टूट गया ना। अब इन लोगों ने क्या कि ऑस्ट्रिया के साथ ट्रीटी की, उस ट्रीटी का नाम इन लोगों ने रख दिया ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मेन, ठीक है? ये एक हो गया आपका। दूसरा जो आपकी ट्रीटी थी इसके अंदर, वो थी ट्रीटी ऑफ ट्रायन, ट्रीटी ऑफ ट्रायन, ठीक है? ट्रायन, नॉन, TRI, ठीक है? तो ट्रीटी ऑफ ट्रायनोन, TRIA, ठीक है? TRIA, ये आई है, NON, ट्रायनन। ये जो थी इसके अंदर क्या किया कि हंगरी के साथ इसने क्या किया, बाउंड्रीज ड्रॉ करने के लिए मैप वो कर दिया, क्या बोलते हैं उसको, ट्रीटी। ये किसके साथ ट्रीटी थी? ये हंगरी के साथ थी। ऑस्ट्रो हंगेरियन टूट गया ना एम्पायर, तो ऑस्ट्रिया के साथ अलग ट्रीटी की, ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मेन, और हंगरी के साथ इसने क्या किया, ट्रीटी ऑफ ट्रायनॉन। इसमें क्या किया, बेसिकली मैप ड्रॉ करनी थी इनकी कि नए बाउंड्रीज कहाँ से होंगी। ये वो ट्रीटी थी, ठीक है? इसकी भी और इसकी भी सेम, दोनों की। तो ये दो ट्रीटीज इसके अंदर की वो की गई थी, ठीक है? इसमें हमारे पास कुछ नए स्टेट्स भी बन जाते हैं, ठीक है? तो क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स, ठीक है? न्यू स्टेट्स में हमारे पास क्या होता है कि चेकोस्लोवाकिया क्रिएट हो गया, जो कि आगे जाके काफ़ी इशू बनाएगा किसके लिए, हिटलर इस पे हमला कब्जा करेगा, ठीक है? तो चेकोस्लोवाकिया हमारे पास बन गया, ठीक है? चेकोस्लोवाकिया,
SLOVA, स्लोवाकिया, ठीक है। चेकोस्लोवाकिया ये कंट्री है, ठीक है। साथ में हमारे पास एस्टोनिया कंट्री है, ये हमारे पास बन गई वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। एंड फिनलैंड भी हमारे पास एक कंट्री बन गई। ये वर्ल्ड वॉर 1 में न्यू स्टेट्स बन गए। अच्छा, इसमें एलिमिनेट भी कुछ हो गए ना, जैसे आपको पता, मैंने बताया था स्टार्ट में। ऑटोमन एम्पायर यहाँ पे एलिमिनेट हो गया, खत्म हो गया। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर खत्म हो गया, एंड रशियन एम्पायर भी खत्म हो गया, ठीक है। रशियन एम्पायर पहले बड़ा था ना, अब वो क्या होगा, उसके अंदर रिवोल्यूशन आती है। वो हम रशियन रिवोल्यूशन उसके बाद डिस्कस करते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस वॉर के लिए हम लीग ऑफ नेशन करते हैं, ठीक है। लीग ऑफ नेशन बेसिकली था क्या, ठीक है। लीग ऑफ नेशन, LON, ठीक है। लीग ऑफ नेशन। अब लीग ऑफ नेशंस क्या था। लीग ऑफ नेशन बेसिकली था कि वर्ल्ड ने कहा, जैसे वुडरो विल्सन था US का प्रेसिडेंट, उसने कहा, वुडरो विल्सन, ठीक है। वुडरो विल्सन, वुडरो विल्सन ने कहा कि दुनिया ने बहुत देख ली, अब हमने क्या करना है, थोड़ा पीस लेके आना है वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। दुनिया के अंदर हमने क्या करना है, दुनिया के अंदर पीस चाहिए हमें। उसके लिए हमें क्या करें, इंटरनेशनल कोऑपरेशन की ज़रूरत है। उसके लिए हमें एक इदारा, एक इंस्टीट्यूशन बनाना चाहिए। उस इंस्टीट्यूशन का नाम दिया गया फिर बाद में क्या, लीग ऑफ नेशन। बट USA ने खुद इसको ज्वाइन नहीं किया था, ठीक है। तो ये हमारे पास एक थी लीग ऑफ नेशन। हमारे पास क्या होता है कि जनवरी 1920, जन 1920 को हमारे पास लीग ऑफ नेशन क्या होती है, ये वजूद में आती है। और बेसिकली इसका था क्या, कि इसका ये था कि डिसआर्मामेंट करना है, मतलब दुनिया के अंदर जो वेपन्स है उसको कम करना है। वॉर को प्रिवेंट करना है कि वॉर हमारे पास ना हो, ठीक है। डिसआर्मामेंट करना है इसने। डिसआर्मामेंट मतलब आर्म्स, एक तो एक आर्म रेस थी, लोगों ने खरीद अपने पास रख दिए वेपन्स। अब आपने क्या करा, डिसआर्मामेंट, उसको खत्म करना है। कंट्रीज को बोला कि इसको खत्म कर, इसको या तो किसी कंट्री के हवाले कर दिया, फिर क्या कर, इसको बिल्कुल तबाह कर, खत्म कर इस आर्म्स को जो आपने अपने पास वेपन्स बनाए। दूसरा, टू प्रिवेंट वॉर, वॉर को बचाने से, दुनिया को वॉर से बचाने के लिए हमने क्या करना है, लीग ऑफ नेशन बनाई। साथ में कलेक्टिव सिक्योरिटी का कंसेप्ट है इसमें। कलेक्टिव सिक्योरिटी से मतलब क्या है, कि अगर एक कंट्री ने दूसरी कंट्री के साथ ज्यादती की, तो सारी कंट्रीज क्या करी, उसके खिलाफ एक कंट्री का साथ देगी, तो कलेक्टिव सिक्योरिटी का कंसेप्ट था। साथ में इसने क्या किया कि जो इंटरनेशनल जो डिस्प्यूट्स थे, दैट कोई भी मसला हो, वॉर के थ्रू सॉल्व नहीं किया जाएगा, बल्कि निगोशिएशन होंगे, ठीक है। निगोशिएशन, निगोशिएशन होगी, और उससे हमने क्या करना है, इश्यूज को सॉल्व करना है, ठीक है, ना कि वॉर। ठीक है। तो ये हमारे पास था कि लीग ऑफ नेशन हमने किस लिए बनाई, ताकि हम क्या कर सके, वो दुनिया को और उससे बचा सके, क्या बोलते हैं उसको, वॉर से, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या किया, जनरल असेंबली थी, जैसे आजकल हमारे पास लीग ऑफ यूनाइटेड नेशन में है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन में जिस तरह थी, तो हमारे पास, और इसमें स्टार्ट में इसमें क्या थे, कितने लोग थे स्टार्ट में, स्टार्ट में इसमें थे 21, या आई थिंक यस, 21 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाता है, 42। स्टार्ट में इसमें 42 स्टेट्स, ठीक है। ये स्टार्टिंग स्टेट्स जो थे, जिसने बनाया लीग ऑफ नेशन को, वो 42 स्टेट्स मिलके उसने क्या किया, लीग ऑफ नेशन को बनाया, ठीक है। 1926 में क्या किया जाता है, इसमें बाकी स्टेट मिलके ये कितने बन जाते हैं, अब इसमें बन गए 55 नेशंस या कंट्रीज, ठीक है। 55 नेशन ने क्या किया, लीग ऑफ नेशन को ज्वाइन किया टिल 1926। ये चीज हो गई। अब हमारे पास क्या होता है कि ये जो एक तो इसमें जनरल असेंबली थी, जैसे आजकल उसमें है हमारी यूनाइटेड नेशन में है, प्लस इसमें एक था आपका जो काउंसिल था, उसका नाम था द काउंसिल, जैसे आजकल सिक्योरिटी काउंसिल है, ठीक है। द काउंसिल। अब द काउंसिल क्या था, कि इसकी 3 मीटिंग्स होती थी हर साल, ठीक है। लीग ऑफ नेशन की जो काउंसिल थी, उसके मेंबर्स जो थे वो कितने थे, वो 8 मेंबर्स थे, ठीक है। 8 मेंबर्स होंगे, और आजकल की जो लीग यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें 15 मेंबर्स है, ठीक है। 5 परमानेंट हैं,
इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स और पहले से थे। और ये जो 10 होते हैं ये हर साल 2 साल के लिए हर 2 साल बाद सेलेक्ट होते हैं, ठीक है? पूरी दुनिया वाले रीजन से। 5 परमानेंट है, ठीक है? परमानेंट। यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे 8 है। कितने मेंबर्स है? 8 काउंसिल में, ठीक है? उसमें 4 परमानेंट होते थे और 4 जो थे उसको हमने क्या करना था, नॉन परमानेंट, यानी वो इलेक्ट होते हर साल, ठीक है? 4 परमानेंट एंड 4 नॉन परमानेंट। उसके बाद हमारे पास 1926 में, जैसे मैंने बताया ना, जर्मनी ने ज्वाइन किया 1926 में। तो 1926 में इसकी जो तादाद थी वो कितनी हो गई? वो 13 हो गई, क्योंकि अब जर्मनी में तो एक पावर थी ना, वो भी आ गए अब यहाँ पे। तो इसमें मेंबर्स कितने हो गए? अब 8 हो गए। परमानेंट में हमारे पास 5 आ गए और नॉन परमानेंट में 4, ठीक है? तो कुल तादाद कितनी होगी इसकी? 13 तक चली गई थी। नहीं, 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 मैंने आपको क्या पढ़ाया? ठीक है, 13, हाँ, 13 टोटल हो गए थे, ठीक है। इसमें जो परमानेंट थे वो 4 अपने थे, ठीक है। पर जो नॉन परमानेंट है इनकी तादाद हमने बढ़ा दी 1926 में। कितनी की? इसकी तादाद हमने की 9, ठीक है। पहले 4 थे, अब हमने 9 किया। टोटल मिला के 4 परमानेंट है प्लस 9, कुल मिला के कितने हो गए? 13 हो गए। बट ये कब की हमने? ये हमने की 1926 में, यानी 1926 में जर्मनी ने भी इसमें ज्वाइन किया, ठीक है, लीग ऑफ नेशन को। तो उस पहले से उसने ज्वाइन नहीं किया था। जब जर्मनी ने ज्वाइन किया तो हमारे पास क्या आते, उस टाइम पे और भी स्टेट्स आ गए। तो परमानेंट जो थे वो वही पुराने 4 हैं, लेकिन नॉन परमानेंट कितने हो गए? 9 हो गए। टोटल मिला के 13 हो गए, ठीक है। लेकिन कब? दोबारा से 1926 में। उससे पहले ये जो 5 या 6 साल थे उसमें कितने मेंबर्स थे? 8 मेंबर्स थे, इक्वल इक्वल उनकी रिप्रेजेंटेशन थी। साथ में इस तरह द परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस था, ठीक है। कुछ कमिटीज इसने बनाई थी जो कि क्या किया इसने कि अपने उसको बनाना था, मतलब कुछ जो इश्यूज है उनको सॉल्व करना था। अच्छा खैर, ये कंप्लीट फेल हो जाती 1943 तक तकरीबन, क्योंकि हमारे पास क्या हो जाता है कि एक दूसरी वॉर होती है जिसका नाम है वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2। जब वर्ल्ड वॉर 2 हो जाती है तो लीग ऑफ नेशन फेल्ड हो जाती है कि भाई मैंने जिस चीज़ के लिए मुझे बनाया गया था उसमें तो मैं कामयाब नहीं रहा, ठीक है। अब ये जो था ये क्यों नहीं रहा? बेसिकली इसके जो परमानेंट मेंबर्स थे ना, जो जिन लोगों ने इसको इसकी देखभाल करनी थी वर्ल्ड की, वो कौन थे? ये लीग ऑफ नेशन क्यों नाकाम हुई ना, तो इसके जो अपने मेंबर्स थे ना लीग के, जिसका नाम था काउंसिल के जो मेंबर्स थे, ठीक है। अब काउंसिल के मेंबर्स ने क्या किया कि उनके पास इन लोगों ने खुद कंट्रीज पर अटैक करना स्टार्ट किया। सबसे पहले जापान ने क्या किया? जापान, ठीक है, इसने 1931 में चाइना का एक, अबे यार ये दोबारा से चला गया, व्हाट्स द इशू? खैर, तो चाइना ने क्या किया मैं बता देता हूँ, तब तक मैं इसको दोबारा से लगाता हूँ। चाइना ने जापान ने क्या किया कि चाइना के मंचूरिया पर क्या किया, इसने अटैक किया। हम्म, हो रहा है ना स्क्रीन शेयर अब, ठीक है। ओके, हो गया। खैर, तो जापान ने क्या कि 1931 में इसने चाइना पर, चलो चाइना समझ लो, बट इसने ये मंचूरिया पर, ये चाइना का एक इलाका था जिस पर इसने क्या किया, इसने अटैक किया। जापान ने खुद, हालांकि जापान मेंबर था परमानेंट, ठीक है। 1931 में जापान ने अटैक किया मंचूरिया पर, जो कि चाइना का पार्ट थे, तो हम लिख लेते हैं चाइना पर, ठीक है। अटैक, यानी इसने हमला किया किस पर? चाइना का एक इलाका था मंचूरिया, उस पर, ठीक है। मंचूर, चलो लिख लेते हैं मंचूरिया, ठीक है। तो ये किसने किया? दूसरा जो मेंबर था वो था आपका इटली, ठीक है। और जापान ने इवन यहाँ से विड्रॉ भी किया आपकी लीग से, ठीक है। 1933 को, ठीक है, 1933 को जापान खुद ही, लाइक इसने क्या किया, इसको हमने ग्रुप का एडमिन बना दिया, ठीक है, जापान को। क्या आप ग्रुप के एडमिन हो, आपने इस ग्रुप को चलाना है और आप यहाँ पे हेड हो। जापान क्या करता है ये खुद, और ये बनाया हम किस लिए? ताकि दुनिया के इस ग्रुप के अंदर अमन रहे। लेकिन ये क्या करता है, खुद एक बंदे पे अटैक कर लेता है और जैसे बाकी लोग इसको बोलते हैं कि यार तुम्हें शर्म नहीं आती,
तुम एडमिन हो और तुमने अपने लोगों को मारा, तो ये क्या करता है, ये व्हाट्सएप ग्रुप ही लीव कर लेता है और बाहर चला जाता है कि मैंने एडमिन नहीं बनना है, ठीक है, आप लोग अपने संभालो अपने ग्रुप को। ये ग्रुप को क्या करता है, लीव कर लेता है और वो जो बंदे पर अटैक किया था ना, उसका इलाका अपने साथ लेके चला जाता है मंचूरियन, ठीक है। तो ये इसकी बड़ी अच्छी कहानी है। साथ में जो था आपका इटली, इटली भी एक परमानेंट मेंबर था उसमें। इटली क्या कर लेता है, वो भी अटैक कर लेता है एबिसीना पर, ये जो आपका इथोपिया है, ये इथोपिया पर अटैक कर लेता है, ठीक है, इटली। तो मतलब जो मेंबर्स थे अपने, उन लोगों ने बाकी मेंबर पर अटैक करना स्टार्ट किया। तो इसलिए तो आपकी लीग ऑफ नेशन जो थी वो फेल हो गई। साथ में आपका जो था, ये इसने कहा 1935 में, ठीक है। तो इसने भी 1935 में ये अटैक किया। फिर उसके बाद हमारे पास जो था डिसआर्मामेंट जो था कि हमने कम करना है उसको, उसमें भी लीग ऑफ नेशन फेल हो गई। बस कंप्लीटली क्या था कि 1943 तक ये बिल्कुल ऐसी थी ना कि कोई मीटिंग नहीं होती थी, इनकी बिल्कुल खामोशी थी। 1943 तक ये कंप्लीटली फेलियर हो गया, ठीक है, कंप्लीटली फेलियर था। उसके बाद क्या करती है, क्योंकि फेलियर क्यों था, 1913 में, 1939 से वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो जाती है। तो वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होगी तो लीग ऑफ नेशन तो फेल होगी, क्योंकि उसको बनाया हमने इसलिए था कि ताकि ये दुनिया को दूसरे वॉर से बचा सके, बट ये नहीं बचा पाया। तो 1939 में तो ये फेल ही हो गई थी, बट कंप्लीटली कब हो गई, 1943 में, क्योंकि इसकी कोई मीटिंग ही नहीं होती उसके बाद। फिर इसके बाद अटलांटिक चार्टर और कुछ लीग ऑफ नेशन, सॉरी क्या था, यूनाइटेड नेशन बनाने के लिए क्या करते हैं, कंट्रीज मिलती है और एक और ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं इंटरनेशनल, जो कि इंटरनेशनल पीस को क्या करे, बरकरार रख सके। तो उसके लिए क्या करते हैं, ड्यूरिंग द वॉर हमारे पास क्या करते हैं कि 1945 में जैसे वॉर एंड हो जाती है, ठीक है, 1945 में, तो साथ में हमारे पास क्या होता है कि यूनाइटेड नेशन का वजूद में आना होता है। अच्छा, इसकी जो लास्ट मीटिंग थी ना लीग ऑफ नेशन की, वो 1946 में हुई थी और जिनेवा में इसने अपने आप को एबॉलिश करने यानी ख़त्म करने के लिए कहा कि लास्ट मीटिंग की, और इसमें अपने आप को क्या किया, ख़त्म किया। इसकी कुछ अचीवमेंट्स भी है लीग ऑफ नेशन, जैसे इसने इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन बनाई, रिफ्यूजी के लिए ऑर्गेनाइजेशन पे, साथ में हेल्थ में इसने काम किया, डिस्प्यूट भी इसने सॉल्व किए थे, ये जो फिनलैंड और स्वीडन के बीच में कुछ इश्यूज थे। फिर उसके बाद आपका जो था, ग्रीस ने बुल्गारियन इन्वेजन की थी, तो उसको भी रोक दिया था, ठीक है। इस तरह तुर्की ने भी इराक पर अटैक किया था, तो वो भी इसका जो इराकी पार्ट उसने क्लेम किया था उसको वापस कर दिया लीग ऑफ नेशन ने, ठीक है। तो साथ में कोलंबिया और पेरू के बीच में डिस्प्यूट थे, वो भी इसने सॉल्व किए थे, ठीक है। बट मोस्टली जो इसकी डिसीजंस थे ना, वो छोटे छोटे स्टेट्स के खिलाफ थे, ठीक है। अचीवमेंट्स में हम लिख तो सकते हैं कि इसने कुछ चीज़ें की थी, बट लीग ऑफ नेशन ने कौन से काम किए थे, जो कि स्मॉलर स्टेट या जो वीकर स्टेट थे ना, उनके खिलाफ इसने काम किया था, उसकी अचीवमेंट्स, नॉट अबाउट द लार्ज या द स्ट्रॉन्गर स्टेट, ठीक है। स्ट्रॉन्गर स्टेट तो खुद इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि उनके पास तो अपनी पावर थी, वो दूसरे पर अटैक कर रहे थे। लीग ऑफ नेशन ने तो उनको कुछ नहीं कहा, बट स्मॉल स्टेट के लिए मसले भी सॉल्व किए और उनसे मसले सॉल्व करवा भी दिए गए, ठीक है। अब हमारे पास बीच में एक और टॉपिक आता है, ठीक है, रशियन रिवॉल्यूशन का, कि व्हाट इज रशियन रिवॉल्यूशन। बड़ी ना एक स्टोरी है, बस सिंपल, रशियन रिवॉल्यूशन की। हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले जो जापान था ना, ये उस टाइम पे बड़ा आप कह सकते हैं कि ना एक चल रहा था, ये 19 वाले 20th सेंचुरी में, ठीक है। तो इनकी जंग होती है इनके साथ, ये जो था क्या बोलते हैं उसको, रशिया के साथ, और रशिया हार जाते हैं वो जंग। इससे ना एक क्या बोलते हैं उसको, हम्म, एक यूरोपियन पावर जो थी वो कैसे हार गई, वो एक एशियन पावर से क्या हो जाती है, वो हार जाती है। अब जब ये हार जाती है ना, तो ये बड़ा एक उनके लिए एक इशू होता है कि हमने एक ऐसी जंग हारी जो कि हमने एक एशियन स्टेट यहाँ पे क्या होती है वो ऊपर आ जाती है, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है कि 1905 यानी 1905, 1905 में क्या होता है कि जो प्रोटेस्ट होते हैं, ऑर्थोडॉक्स जो इनके क्रिश्चियंस हैं, वो प्रोटेस्ट करते हैं और सीरीज ऑफ इवेंट होते हैं, डेमोन्स्ट्रेट वो निकल जाते हैं, ठीक है। और होता क्या है कि इनके खिलाफ जो इनका अपना बंदा था ना, कि क्या बोलते उसको, निकोलस था उस टाइम पे इनका, क्या जार कहा जाता है, हाँ जार, ठीक है, EZAR।
जार, ठीक है, जार। ये जो जार था इनका ना, इसके खिलाफ ये निकला है कि हमने क्या करना है, ये जो जार है इसको हमने निकालना है, क्योंकि हमने वॉर जो है क्या की है, वॉर हारी है। किससे? जापान से, ठीक है। जापान और इसके बीच में वॉर होती है, तो इसको हम लिख लेते हैं, खैर इशू नहीं है। जापान और रसो वॉर या रसो जापान वॉर, ठीक है। 1904 में या 1905 में क्या होती है, यहाँ पे इनके बीच में वॉर होती है, जापान और ये जो था क्या बोल रहा था इसको, रशिया के बीच में, ठीक है, रशियन एम्पायर के बीच में। अब ये जब वॉर इनके बीच में होती है, तो लोग ना प्रोटेस्ट कर जाते हैं, ठीक है। जब ये हार जाते हैं, कौन, ये रशिया क्या करती है, डिफीट, ठीक है, हार जाता है रशिया। एक बड़ी स्टेट एक छोटे पावर से हार जाती है जापान से। अब होता क्या है कि लोग ना प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर लेते हैं अपने किंग के खिलाफ। ये जो इनका था निकोलस द सेकंड, ठीक है, क्या नाम था उसका, निकोलस द सेकंड। निकोलस द सेकंड या निकोलस टू के खिलाफ क्या किया जाता है, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है, प्रोटेस्ट निकल आते हैं। अभी क्या करता है, इस प्रोटेस्ट को सप्रेस करने के लिए, चुप कराने के लिए, कि चलो मुझसे जो भी हुआ मैं क्या करता हूँ, कुछ रिफॉर्म्स कर लेता हूँ, ठीक है। ये वादा करता है उनके साथ कि मैंने क्या करना है, कुछ रिफॉर्म्स करने हैं जिससे आप लोग खुश हो जाओगे। तो इसको नाम दिया जाता है अक्टूबर रिवॉल्यूशन, ठीक है, अक्टूबर 1905, ठीक है। अक्टूबर 1905 में रिवॉल्यूशन तो नहीं, ये छोटा सा मतलब रिवॉल्यूशन के लिए एक चिंगारी थी, ठीक है, रिफॉर्म्स थे, ठीक है। इसको अक्टूबर रिफॉर्म भी कहा जाता है, उसमें रशियन रिवॉल्यूशन में, ठीक है। अब अक्टूबर 1905 में कुछ रिफॉर्म्स करता है निकोलस द सेकंड, जिसको ये कंसिलिएटरी मैनिफेस्टो का नाम देता है। सबसे पहले ना ये क्या करता है, एक ड्यूमा का ना, जिस पार्लियामेंट है ना, इस तरह इसने ड्यूमा बनाई, ठीक है। पहले तो कोई नहीं था ना, बस मोनार्की थी। बाकी कंट्रीज में लोग बड़े एडवांस हो गए थे, वहां पे डेमोक्रेसी आ चुकी थी, लेकिन यहाँ पे अभी भी वही मोनार्की चल रही है, किंग कंट्रोल करे पूरे रशिया को। तो इसने क्या किया कि चलो मैं आप लोगों को भी मौका देता हूँ और मैं बनाता हूँ क्या, ड्यूमा बनाता हूँ। ये जो ड्यूमा इसने बनाई ना, ये बेसिकली लेजिस्लेचर एक सिस्टम बनाया इसने, कि इसमें बैठ के आपके रिप्रेजेंटेटिव क्या करेंगे, वो लेजिस्लेशन करेंगे। लेजिस्लेशन का मतलब क्या है, पॉलिसी मेकिंग। पॉलिसी मेकिंग का मतलब क्या है, ये जो आपके MNA MPs होते हैं ना, जिसमें पार्लियामेंट के अंदर बैठे होते हैं, इन लोगों ने क्या करना है, पॉलिसीज बनानी होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, लेजिस्लेशन, ठीक है। ये इनका क्या हो गया, पार्लियामेंट इसने बनाया छोटा सा, ठीक है, कि मैं आपको क्या, रिप्रेजेंटेशन का मौका देता हूँ। आप मेरे खिलाफ निकले हो तो लोग थोड़े बहुत ना हो गए हम हो चुके, चलो कुछ ना कुछ हमें क्या हो रहा है, मिल रहा है यहाँ पे राइट्स। दूसरा, इसने क्या किया, कुछ फ्रीडम लगा दिए, ठीक है, फ्रीडम किस पर, प्रेस फ्रीडम, आवाज बोलने पर, या फिर आप कह सकते स्पीच, ठीक है। इन चीजों पर इसने क्या किया, फ्रीडम लोगों को दी कि चलो आप लोग ना आजाद हो, आप कर सकते हो मेरे खिलाफ। दूसरा, इसने कहा कि मैंने क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लेके आनी है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। जैसे आजकल यूके के अंदर है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। इसका मतलब क्या होता है कि आपकी कंट्री तो होगी डेमोक्रेटिक, यानी उसमें प्राइम मिनिस्टर या कोई प्रेसिडेंट होगा, लेकिन साथ में एक किंग भी होगा जो कि आपका हेड ऑफ द स्टेट होगा। जैसे प्रेसिडेंट का काम होता है ना, वो आपका किंग करेगा। बट किंग एक आर्जी मतलब एक सिंबल होगा, कोई काम नहीं होगा इसका खास, ठीक है। यूके में आपको पता होगा ना, वो किंग चार्ल्स ये वो नाम लेते हैं, बट स्टिल वो एक रबर स्टैंप, उनका कोई काम नहीं होता, बाकी प्राइम मिनिस्टर का सारा काम होता है। तो इसने कहा कि मैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी लेके आ जाता हूँ फ्रांस रशिया के अंदर, लोग पे थोड़े से ना हो गए। अब ड्यूमा जो था ये फर्स्ट नेशनल का रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन था रशिया में, ठीक है। अब ये जो 1905 का रिवॉल्यूशन था, ठीक है, ये एक रिहर्सल था बेसिकली, जो आपका दूसरा रिवॉल्यूशन आएगा जो कि मशहूर है रशियन रिवॉल्यूशन के नाम से, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक और बात होती है, वर्ल्ड वॉर वन में, ठीक, वर्ल्ड वॉर वन एंड रशियन एम्पायर, ठीक है। रशियन एम्पायर क्या करता है, ये बहुत वीक होता है। वर्ल्ड वॉर वन में जब ये जाता है, पता है इसके पास कोई नहीं होता है, कोई वेपन। ये झाड़ू के साथ, ये ब्रूम स्टिक कहा जाता है झाड़ू को, ये अपने सोल्जर्स को क्या करते हैं, इनके पास कोई वेपन नहीं होता है कि ताकि इनको ट्रेन कर सके। तो ये क्या करते हैं कि झाड़ू के साथ क्या करते हैं
कि झाड़ू के साथ उनको ब्रूम स्टिक ट्रेनिंग दी जाती है। उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खुराक नहीं है, बट वो लड़ने के लिए जा रहे थे। तो ये अगस्त 1914 में जब इन दोनों इसने क्या किया, अपनी फोर्सेस को मोबिलाइज किया। किसके खिलाफ? मैंने बताया था ना, जर्मनी और ऑस्ट्रियन हंगेरियन के खिलाफ, क्योंकि उन लोगों ने सर्बिया पर अटैक किया था। तो 1914 में जब इसने अपनी फोर्सेस को मोबिलाइज किया तो उससे हुआ क्या कि जो रशिया थी इसके सोल्जर्स भी वॉर में कूद पड़े। अब इसका नुकसान क्या होगा आगे? इसका जो था बंदा जार, ठीक है, जार कौन था? ये क्यों जंग में कूदा? ये कोई इसको ना पप्पो को बंदा नहीं था उसका वो सर्बिया, बल्कि इसके अपने इंटरेस्ट थे। किसके? इसके, ये जो जार था, किंग था इनका, ठीक है, उसके अपने कुछ इंटरेस्ट थे, उनको गेन उनको अचीव करने के लिए वो कूद पड़ा था वॉर में, ठीक है। जैसे सबसे पहले जैसे स्टार्ट से ये कर रहा है रशिया, वो क्या था कि मैं क्या करूं, इम्पीरियलिस्ट एम्बिशन दे इसकी, कि मैं क्या करूं, बाकी कंट्रीज का क्या करूं, इलाका एनेक्स करूं अपने साथ। तो इम्पीरियलिस्ट लिख लेते हैं, इसे समझ आ जाएगा, इम्पीरियलिस्ट, ठीक। कॉलोनीज बनानी थी इसने, बाकी कंट्रीज को इसने क्या करना था, घेरना था, ठीक है, एनेक्सेशन करनी थी। ये हो गया। दूसरा, इसने क्या करना था, ये जो कॉन्स्टेंटिनोपल है ना, ये कुस्तुनतुनिया उसको उर्दू में बोलते हैं, और स्टेट ऑफ डार्डेनल्स, जैसे मैंने बताया था ना यूरोप का, ये दोनों इनके स्ट्रेट्स है। स्ट्रेट्स वो होता है कि दो पानियों के बीच में छोटा सा रास्ता होता है जिसमें समंदर भी बीच में, उसको हम स्ट्रेट कहते हैं। तो ये दो स्ट्रेट्स है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट उस टाइम पे, ये तुर्की के पास थे। तो ये चाह रहा था कि मैं इसको क्या कर सकूं, ये अपने साथ में ले सकूं, ठीक है। तो इस पर इसने क्या किया, कब्जा जमाने के लिए इसने क्या कि ये जंग में कूद पड़ा था उस टाइम पे। मैं ज़रा बनाता हूँ, ठीक है, उस टाइम भी हमने कोशिश की थी। यहाँ पे ये हो गया, फिर यहाँ से इस साइड पे आ गया, ठीक है। और ये बीच में ना ये ऐसी चलती है यहाँ तक, पैर यहाँ से, ठीक है। ये आपका हो गया एक, और ये आपका हो गया दो, ठीक है। ये दो रास्ते हो गए। ये आपका होगा ऑटोमन एम्पायर, ठीक है। ये है ग्रीस इस साइड से। अच्छा, ये ब्लैक सी एरिया वाली, ठीक है, जितनी भी है इसको हम ब्लैक सी कहते हैं। और ये वाली जो सी है इसको हम एजियन सी कहते हैं, AAGEN, ठीक है, सी। ये मेडिटेरेनियन सी के अंदर आती है ये वाली। अब इसके बीच में ये जो हमने कहा था ना, ये वाला, ये आपका इस्तांबुल ना, और इसके बीच में छोटा सा जो है रास्ता निकलता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। ये आपका है कॉन्स्टेंटिनोपल, कॉन्स्टेंटिनोपल, कुस्तुनतुनिया, पता नहीं इस तरह कुछ नाम है ना, ठीक है, कुस्तुनतुनिया। ये बड़ा मशहूर है और तगल के नाम है, खैर। तो ये कंस्टेंटिनोपल जो था ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था ये इसकी रिवॉल्यूशन में। ये चाह रहा था कि मैं इस पर क्या करूँ अपना, ये सारी कंट्रीज यहाँ से ट्रेड करती थी, क्योंकि रशियन एम्पायर यहाँ पे, ये सारा रशिया है ना, तो ये यहाँ पे ये यूरोप के साथ और एशिया के साथ यहाँ से ट्रेड करने के लिए ये वाला इलाका इसको चाहिए था, क्योंकि ये किसके पास था, ऑटोमन एम्पायर के पास था, ठीक है। तो ये वाली जो है ना, ये इसका नाम क्या है, ये जो नाम है ना, इसको कहते हैं डार्डेनल स्ट्रेट्स, ठीक है, डार्डेनल स्ट्रेट। दोनों को मिलके टर्किश स्ट्रेट कहा जाता है। सिंपल आपने ये लिखना है, अगर आपको ये याद नहीं हो रहा है तो, टर्किश स्ट्रेट्स। अच्छा, स्ट्रेट्स क्या होते हैं, चलो मैं बता देता हूँ। ये पानी है, चलो ये समंदर है, ठीक है, ये समंदर है, और बीच में ना, ये समंदर के बीच में कुछ कंट्रीज हैं, और कुछ कंट्रीज के बीच में यहाँ से ना समंदर में ही कुछ, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडोनेशिया है, ताइवान है, बीच में ना यहाँ से की वो स्टार्ट ये शिप्स के लिए कोई रास्ता है, ठीक है। यहाँ से पानियों के बीच में दो, जमीन के बीच में जब पानी गुजरता है ना समंदर में, तो उसको हम क्या, स्ट्रेट कहते हैं। छोटी सी पैसेज होती है, स्मॉल पैसेज, ठीक है, यहाँ से ये पास होती है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट थे उस टाइम पे इसके पास, टर्किश स्ट्रेट्स। उस पर कब्जा करना था जार ने। तो इसलिए जार ना वर्ल्ड वॉर 1 में कूद पड़ा कि चलो मुझे ना कुछ तो मिल जाएगा यहाँ पे। ये जो था अपना क्या थे, टर्किश थे, ठीक है, क्योंकि तुर्की तो इसके खिलाफ था। अब 1915 में क्या करता है, वो खुद जंग में चला जाता है, ठीक है। 1915 में वो हिमसेल्फ क्या करता है कि
जंग में चला जाता है, इनटू वॉर। वॉर में खुद चला गया, ठीक है? जब वो खुद चला तो आपकी कंट्री कौन चलाएगा पीछे? अच्छा ना, जैसे हमने बताया था उसमें अ, लेविस 16 की बीवी के बारे में ना कि वो अय्याश थी। अब यहाँ पे सीन थोड़ा अलग है। ये जो आपका बंदा है ज़ार निकोलस द सेकंड, उस टाइम पे इसकी बीवी थी जिसका नाम था अलेक्जेंड्रा, ठीक है? एलेक्जेंड्रा, वो जर्मन थी, ठीक है? जब ने इसने इसने शादी की थी इस बंदे ने, और ये क्या थी, ये एक जर्मन थी। तो इस पर इल्ज़ाम था कि जर्मन्स के साथ क्या करती है, इंफॉर्मेशन भी शेयर करती है। और ये एक जो है क्या है इनका, ये जो इनकी क्वीन है ना, ठीक है, ये क्वीन एलेक्जेंड्रा, इसके एक मतलब हिस्ट्री में ये है कि इसके साथ एक बंदा था जिसके साथ अफेयर था, या फिर जो भी आप समझ लें, वो था रास्प्यूटन, रास्प्यूटन इस तरह कुछ नाम, ठीक है? रास्पुटिन या फिर रास्प्यूटन, इसको दोनों नाम इससे याद किया जाता है, ठीक है? अब ये जो रास्पुटिन था, ये क्या करता था, ये जो रास्पुटिन, ये मतलब इसने क्या किया था कि इसका बेटा था क्वीन का, और इसने क्या बोला उसको कि मैं हिप्नोटाइज बोलते हैं किसी को ना, वो जिसे दम करना, या किसी को ना वो जादू इस तरह कुछ, और चीज़ों को ठीक करने, या नज़रबंदी भी बोलते हैं, उसके पास ये पावर थी इस बंदे के पास। ये जो हॉस्पिटल, ये एक जर्मन था, और ये जो इसकी वाइफ थी ना, इसके इसके साथ ना बड़ा मतलब क्लोज रिलेशन थे। ये अपने बेटे को इसके पास लेके जाती थी और ये उसको दम करता था। तो और इसका असल में इसके बेटे को ना हेमोफीलिया बीमारी थी, हेमोफीलिया, ठीक है? ये आप सर्च करो ना, आपको पता चल जाएगा, इसमें खून की बीमारी होती है हेमोफीलिया। तो इसमें होता क्या है कि निकोलस द सेकंड क्या करता है कि उसकी बेटा बीमार होता है, और उसकी बीवी वो रास्पुटिन के पास लेके जाता है। रास्पुटिन बोलता है कि मैंने इसका इलाज करना है थ्रू कुछ दम दरुद या जो भी चीज़ है, तो वो इसकी ना बड़ी फैन हो जाती है। तो बड़ा ये अनपॉपुलर क्वीन होती है, ठीक है? अनपॉपुलर क्वीन, क्योंकि इसका खावन बेचारा निकला होता है वॉर में, और ये यहाँ पे क्या कर रही है, दम कर रही है अपने बच्चे को। किससे? रास्पुटिन से। लोगों को पता चल गया, जो लॉयल्स थे या नोबल्स थे उस टाइम पे ना, नोबल्स ने क्या किया, रास्पुटिन को पकड़ के ना चरवाहे पे लटका के उसको मार दिया, खत्म किया, ठीक है? अब क्या कर रही है, ये तो आप हमारी बेइज्जती कर रहे हो, जो भी किया। खैर, दूसरा हमारे पास क्या हुआ कि कुछ सोशल इश्यूज भी थे उस टाइम पे। सोशल इश्यूज में क्या था कि ये जो आपका जार था, ये करप्ट था, ठीक है? जार क्या था, करप्ट था, मतलब करप्शन करता था, ठीक है? जब ये करप्शन करता, ये भी एक इशू था। साथ में रशिया के अंदर ब्रेड नहीं था, ठीक है? नो ब्रेड। लोग ना रोटी के लिए तरस रहे थे। जैसे फ्रांस रेवोल्यूशन की बात की ना हमने, उस टाइम पे भी ब्रेड नहीं था लोगों के पास, यहाँ पे भी ब्रेड नहीं है। और दूसरा, जो रशियन आर्मी थी ना, वो वीक थी। तो वीक रशियन आर्मी, ये भी हम कह सकते हैं, ठीक है? अब हमारे पास क्या होता है कि जो लेनिन था, लेनिन लेनिन का एक कोड है, ठीक है? ये रशियन एक लीडर आगे आएगा। लेनिन का कोड है कि रिवॉल्यूशन के लिए तीन चीजें चाहिए होती है, ठीक है? रिवॉल्यूशन के लिए तीन नहीं बल्कि दो चीजें उसने कही थी, ठीक है? कि रिवॉल्यूशन के लिए कितनी चीजें चाहिए, रिवॉल्यूशन के लिए दो चीजें चाहिए। एक था कि आपका जो क्या है, जो लोग हैं आपके, 2 कंडीशन है, उनको पता हो कि हमारे पास जो उनका जो सॉल्यूशन है या जो रिवॉल्यूशन है, वो क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है? कि रिवॉल्यूशन, व्हाई रिवॉल्यूशन, या उसकी इम्पोर्टेंस क्या है? और उस रिवॉल्यूशन के लिए वो अपने आप को कुर्बान करने के लिए भी तैयार हो। रिवॉल्यूशन क्यों चाहिए हमें और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है रिवॉल्यूशन की, साथ में वो अपने आप को सेक्रीफाई भी कर रहे हैं, मतलब इतने पावरफुल उनकी सोच बन गई हो एक रिवॉल्यूशन के लिए। रिवॉल्यूशन का एक टाइम है, जब वो आ जाए तो उनके जो लोग हैं आपके, वो उसके लिए तैयार हो कि हमने रिवॉल्यूशन लानी है और इम्पोर्टेंट है। साथ में अगर हम मर भी जाए, कट भी जाए, हम रिवॉल्यूशन ला के रहेंगे। दूसरा जो इसका कंडीशन उसने बताई थी दूसरी, वो ये थी कि आपकी जो स्टेट है, उसकी स्टेट क्या होगी, क्राइसिस स्टेट आपकी होनी चाहिए, यानी कुछ ना कुछ क्राइसिस हो उस टाइम पे। तो उस टाइम पे क्या हो सकता है, आपकी कंट्री में रिवॉल्यूशन आ सकती है। अब यहाँ पे जैसे हमने बताया ना, करप्शन भी कर रहा है, नो ब्रेड भी है, साथ में आर्मी भी आपकी वीक है, क्राइसिस चल रहे हैं, और लोगों के अंदर एक गुस्सा है उनके खिलाफ। तो रिवॉल्यूशन आनी चाहिए, क्योंकि ये जितनी भी कंडीशन उसने बताई ना, ये सारी यहाँ पे क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है रशियन केस में। तो क्या होगा, यहाँ पे रिवॉल्यूशन आ जाती है। सबसे पहला जो रिवॉल्यूशन है उसको नाम दिया जाता है फैब रिवॉल्यूशन, ठीक है? रशियन रिवॉल्यूशन आप समझ बोलते हो ना, तो बेसिकली ये वाले रिवॉल्यूशन है, ठीक है, वो जो फेमस है।
एक को कहा जाता है फैब यानी फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन, ठीक है, फैब रिवॉल्यूशन। और ये आई कब थी? ये 1917 में आई थी। ये वर्ल्ड वॉर चल रही है, साथ साथ यहाँ पे रिवॉल्यूशन भी चली, ठीक है। ये बड़े मजे की बात है। तो अब आप देखोगे कि फैब रिवॉल्यूशन, फैब रिवॉल्यूशन में होता क्या है, ये जो आपका जो था किंग, वो तो चला गया था उस पे। अब ये पहले स्टार्ट हुई थी हमारे पास 8 मार्च, ठीक है, 8 मार्च से स्टार्ट हुई 1917 से, और ये स्प्रेड हो गई, ठीक, स्प्रेड इन ऑल ऑफ द रशियन एम्पायर, ठीक है, स्प्रेड ऑल ओवर रशिया, ठीक है। मतलब 8 मार्च से स्टार्ट होगी 1917 से, और उसके बाद ये क्या करी, पूरे उसके अंदर फैल गई आपका जो रशियन एम्पायर था उस टाइम पे। और इस टाइम पे जो उनका कैपिटल था वो सेंट पीटर्सबर्ग था, ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग, पीटर्सबर्ग, यहाँ से स्टार्ट हुई थी बेसिकली। अच्छा, आपकी ना यहाँ पे आपकी रिवॉल्यूशन होती है, लेकिन साथ में आपकी जो होती है क्या बोलते हैं उसको, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या करती है, जो ड्यूमा थी ना, ड्यूमा बेसिकली, क्या हम क्यों नहीं कर रहे यार, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी जो ड्यूमा थी, जो उसने बनाई थी स्टार्ट में, ठीक है, वो जो 1905 में वो कुछ रिवोल्यूशन रिफॉर्म्स लेके आया था, ठीक है। ओके, अच्छा तो ओके ओके ओके। तो वो जो रिफॉर्म लेके आया था ना, उसी ड्यूमा के अंदर जो लोग बैठे हुए थे, तो उन लोगों ने क्या किया, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी वो बना दी गई ड्यूमा के अंदर, ड्यूमा के थ्रू। और जो रोमन डायनेस्टी थी ना उस टाइम पे, रोमन ऑफ डायनेस्टी, वो खत्म हो गई। रोमन ऑफ डायनेस्टी बेसिकली थी कौन, जो आपके वो थे, जो डायनेस्टी आ रही थी ना, ये जो निकोलस द सेकंड था आपका, रोमन ऑफ डायनेस्टी, ये यहाँ पे खत्म हो गई, ठीक है। जब ये खत्म हो गई, तो हमारे पास जो ड्यूमा था उसको क्या बना दिया गया, उसको नाम दिया गया प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, ठीक है, पीजी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनी ना, ये प्रोविंशियल नहीं, इसको प्रोविजनल आप लिखना है, मैं लिख लेता हूँ, PROVISION, ठीक है, प्रोविंशियल नहीं, प्रोविजनल। तो जो प्रोविजनल इन लोगों ने गवर्नमेंट बनाई ना, उसका काम क्या था कि आप ना एक तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, ठीक है, दूसरा आप क्या करो, वॉर से निकालो उसको, रशिया को, क्योंकि वॉर के अंदर वो लोगों के पास कुछ भी नहीं है खाने को, और आप आगे जाके लड़ रहे हैं उसमें। अब इसको जो लीड कर रहा था ना, वो अलेक्जेंडर केरेंस्की था, ठीक है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट या पीजी वाज लेड बाय whom, बाय अलेक्जेंडर केरेंस्की। अलेक्जेंडर केरेंस्की क्या कर रहा था, वो लीड कर रहा था प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, ठीक है। अब इसका काम क्या था कि करना जिसको था, कि एक तो आप जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसको बंद करे, कैसे कम करेगा, बंद करेगा, पहले तो वो ब्रेड अपने सोशल उस पर काम करे लोगों के, दूसरा वॉर से निकाले रशिया को, साथ में ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाए और इलेक्शन करवाए, लेकिन इसने ये तीनों नहीं किए, ठीक है। तो दोबारा से लोग जो है, पीजी क्या हो गई, ये अनपॉपुलर हो गई। ये जो अलेक्जेंडर करेंस्की था ना, ये इसने कोई काम नहीं किया जो करना चाहिए था, क्योंकि ये तो किंग भी कर रहा है, जो गवर्नमेंट ये चला रहा है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के थ्रू। तो ये पीजी क्या होगी, अनपॉपुलर होगी, ठीक है, अनपॉपुलर यानी बदनाम होगी, लोगों के अंदर मशहूर ही नहीं हुई, और लोग ना तंग आ गए पीजी से। अब पीजी के खिलाफ एक रिवोल्यूशन आएगी, ठीक है। पीजी के खिलाफ जब रिवोल्यूशन आता है, तो उसके अंदर क्या होता है, ठीक है, वो जरा देखते हैं। उसको हम अक्टूबर रिवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है, अक्टूबर रिवोल्यूशन। मतलब ये वही 1917 की बात है, कि पहले हमने क्या किया, एक रिवॉल्यूशन के थ्रू रोमन ऑफ डायनेस्टी को खत्म किया, ठीक है, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हाथ में क्या चला गया, पावर चला गया। प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या थी, जो ड्यूमा के अंदर लोग बैठे थे ना, जो रिप्रेजेंटेटिव थे, ये सारे नोबल से वहाँ के जो बड़े लोग थे वही थे, बट ये किंग से नहीं थे, किंग वाले नहीं थे, ये लोगों से कुछ रिप्रेजेंटेटिव थे। इन लोगों ने क्या किया, गवर्नमेंट संभाली बट इनसे वो नहीं चली। इसने क्या किया, फिर अक्टूबर रिवोल्यूशन में हमारे पास क्या किया जाता है, एक और रिवॉल्यूशन ये लेके आते हैं, ठीक है, जिसको हम मशहूर
रिवॉल्यूशन है, मैं रेड से लिख लेता हूँ बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, ठीक है? जो आप पढ़ते हो ना कि रिवॉल्यूशन, बेसिक रिवॉल्यूशन ये है, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, ठीक है? बोल्शेविक, BOL शेविक रिवॉल्यूशन 1917, ठीक है? ये क्या था? ये बोल्शेविक रिवॉल्यूशन अब आएगा प्रोविंशियल गवर्नमेंट को हटाने के लिए। अब बट यहाँ पे मसला नहीं होता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट का। बोल्शेविक रिवॉल्यूशन में क्या करते हैं कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है ना, वो अपोज करती है जो डिमांड लोगों की थी कि हम क्या लेके आ सके। सबसे पहले आप पीस लेके आओ, ठीक है? और ये जो आपका जो है क्या बोलते हैं उसको, इंडस्ट्री है, वो कंट्रोल हो रही लोगों पर, क्या बोलते हैं उसको, लैंडलॉर्ड्स पर, या जो आपके इलीट्स है वो कंट्रोल करते हैं। लेकिन लोगों ने कुछ डिमांड्स रखे थे, 4 डिमांड्स थे, वो पीजे ने कैंसिल किया, हमने नहीं करनी ये डिमांड। पहले तो ये था कि पीस लेके आओ, ठीक है? ये क्या मतलब चीज़ें चल रही है। दूसरा, पीस के अलावा क्या करो, ये जो आपकी इंडस्ट्री है ये कंट्रोल करो बाय वर्कर्स, जो लोग इसमें काम करते हैं ना वो इंडस्ट्री को कंट्रोल करेंगे, ठीक है? एक क्या था कि आप पीस लेके आओ, दूसरा क्या था कि आपकी जो इंडस्ट्री है इसको क्या करेंगे, कंट्रोल बाय पीपल, इसको लोग कंट्रोल करेंगे, ठीक है? 2 हो गए आपके। फिर इसके बाद क्या था कि इक्वल स्टेटस फॉर ऑल, कि इक्वलिटी लेके आ जाओ सब में। और जो होता था कि आप ना वॉर से विथड्रॉ करो, वॉर को खत्म करो। ये जो आप वॉर के अंदर कूद गए हो ना सर्बिया के लिए, इसको बंद करो, हमें नहीं चाहिए वॉर, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है खाने के लिए और आप वॉर्स लड़ रहे हैं। यहाँ पे लेनिन आ जाता है वापस, ठीक है? लेनिन, लेनिन पहले भाग गया था ना, ठीक है? लेनिन इनका लीडर है बोल्शेविक्स का, ये वापस आ जाता है, ठीक है? लेनिन, लेनिन रिटर्न कर लेता है, ठीक है? क्या कर लेता है, रिटर्न, मतलब ये वापस आ जाता है लेनिन। अब ये व्लादिमीर लेनिन भी वापस आता है 1917 में, ठीक है? अक्टूबर में ये वापस आ जाता है। तो एग्जाइल में था, मतलब बाहर इसको भेज दिया गया था कि आप कंट्री में नहीं आ सकते हो। ये क्या करता है, ये जैसे आ जाता है ये लोगों को कहता है कि मैं क्या करूंगा, मैं ट्रांसफर ऑफ पावर करूंगा, मतलब ये जो लैंड्स है ये मैं पीजेंट्स को दे दूंगा और जंग को खत्म कर दूंगा, ठीक है? ये लोगों के साथ ना कुछ वादे कर लेता है, प्लेजेस, प्लेज कहते हैं वादे को, कि अगर आपने मेरा साथ दिया और ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट हमने हटा दी तो मैं फिर ये कर लूंगा, ये कर लूंगा, ये कर लूंगा, ठीक है? मतलब झूठे बहाने इसने किए उसके साथ, लोग ना काफी इसको पसंद करने लगे। लोगों ने क्या किया, इसका साथ दिया और इसके आर्मी को ज्वाइन किया। इसकी आर्मी तो जो थी वो रेड आर्मी थी, बोल्शेविक आर्मी इसको कहा जाता था। लोगों ने क्या किया, इसके साथ मिल गए और इसने क्या बनाया था उस टाइम पे, इसका स्लोगन था लेनिन का कि ऑल पावर्स, ठीक है, टू द सोवियत। सोवियत मतलब जो वर्कर्स या जो लोग, ठीक है? ये इसका क्या था, स्लोगन था लेनिन का। इसने क्या कि लोगों के अंदर नया पाकिस्तान बनाने की बात, सॉरी रशिया बनाने की बात की। और इसने क्या किया कि रशियन एम्पायर को प्रिजन ऑफ नेशन कहा, कि ये प्रिजन है, यहाँ पे लोग ना क्या है, जेल में बंद है, इसने कहा था उसको। फिर उसने क्या किया कि जो नॉन रशियन नेशन है उसने उनको भी सपोर्ट करना स्टार्ट किया लेनिन ने। और इसने कहा कि मैं लोगों को क्या दूंगा, इक्वलिटी दूंगा। मतलब वहाँ पे जो सोशल गवर्नमेंट थी ना, सोल्जर थे, पीजेंट्स थे एंड वर्कर क्लास थी, इसने कहा कि सबके लिए मैं क्या करूंगा, इक्वल चीजें लेके आऊंगा अगर मैं गवर्नमेंट में आ गया। ये क्या करता है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट को टॉपल कर देता है, टॉपल मतलब उसको गिरा देता है, ठीक है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या कर जाती है, वो टपल कर जाती है। पीजी, पीजी हमारे पास क्या है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ओके। तो पीजी क्या करेगी, टॉपल करेगी, मतलब गिर गई, ठीक है? टॉपल्ड। आपकी पीजी क्या हो गई, पीजी हमारे यूनिवर्सिटी में प्रेम गली को कहा जाता है। मुझे नहीं पता आप लोग की गली उसमें किसको कहा जाता है, बट खैर नवंबर 7 को क्या किया जाता है, नवंबर 7 1917 को ये लोग जो थे ये क्या कर लेते हैं, ये विंटर पैलेस को ऑक्युपाई कर लेते हैं। विंटर पैलेस क्या होता है, विंटर पैलेस, ठीक है? विंटर पैलेस को ऑक्युपाई कर लेते हैं और जो बोल्शेविक्स थे ये गवर्नमेंट बिल्डिंग्स का क्या कर लेते हैं, ठीक है, विंटर पैलेस, महल। तो विंटर महल ये उस टाइम पे रशिया का जो था मेन जगह थी। अगर आपने इसको घेर ली, जैसे प्राइम मिनिस्टर हाउस समझ लो पाकिस्तान का ना, तो यहाँ से फिर क्या कर लेते हैं, ये पावर को सीज कर लेते हैं। दूसरी जो बोल्शेविक आर्मी थी, जो रेड आर्मी थी, वो क्या कर लेती है कि वो सारी गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स का ना संभाल लेती है पावर, ठीक है? उनके पास वो सारी चीज़ें चली जाती है। और
ये क्या कर लेते हैं कि पीसफुल तरीके से क्या कर लेते हैं, सिर्फ 2 लोग इसमें क्या होते हैं, कत्ल होते हैं, इस पूरी रिवॉल्यूशन के अंदर जब वो अक्टूबर रिवॉल्यूशन आता है, ये वाला बोल्शेविक वाला, ठीक है? सिर्फ जस्ट 2 लोगों का इसमें क्या होता है, जान का ज़या होता है और बाकी ये क्या होता है, पीसफुल होता है, ठीक है? तो ये हमारे पास क्या होता है, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो रिवॉल्यूशन होती है, वो आ जाती है उसके अंदर क्या बोलते हैं उसको, रशिया के अंदर, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को क्या किया जाता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को हटा दिया जाता है और बोल्शेविक जो है वो जीत जाता है जंग। बोल्शेविक कौन था, जो लेनिन ने फ़ोर्स बनाई थी ना, ठीक है? जो मज़दूरी की बात करता था। यहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी आपकी टूट गई, फिर इसके बाद बना क्या? आपका बन गया क्या चीज़? रशियन एम्पायर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारे पास। ख़ैर, आगे हमारे पास सिविल वॉर होती है। ये 1917 की बात है ना। 1917 में चलो प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी चली गई। अब कौन आ गया? बोल्शेविक्स आ गए, रेड आर्मी वाले आ गए। लेकिन अब सिविल वॉर होगी। सिविल वॉर वो वॉर होती है जो सिविलियन आपस में लड़ते हैं। मतलब उस कंट्री के सिटीज़न एक-दूसरे के साथ लड़ते हैं, ठीक है? पावर सीज़ करने के लिए या डिफरेंट और इनके मकसद हो सकते हैं। अब जो सिविल वॉर थी ना, ये 1917 से स्टार्ट हो जाती है टिल 1920 तक, ठीक है? 3 साल तक ये जंग भी रहती है। एक-दूसरे के साथ ये लोग लड़ते हैं। अब इसमें जो रेड आर्मी थी ना, बोल्शेविक आर्मी, ये व्हाइट आर्मी के साथ क्या कर रही थी, ये लड़ रही थी। अब कौन थी रेड आर्मी में, कौन था? रेड आर्मी में ये आर्मी किसकी थी? ये जो अभी नई गवर्नमेंट बनी ना बोल्शेविक्स की, ये बोल्शेविक्स थे। बोल्शेविक्स कौन थे? ये बेसिकली वो लोग हैं जो कि लेनिन को सपोर्ट कर रहे थे, इनको बोल्शेविक्स का नाम दिया गया, ठीक है? ये लेनिन की आर्मी है, रेड आर्मी। इनके खिलाफ जो आर्मी है उसका नाम क्या है? वो व्हाइट आर्मी थी, ठीक है? अब व्हाइट आर्मी के अंदर बहुत सारे लोग शामिल हैं। ये जो नई रिवॉल्यूशन आई ना, इसके खिलाफ जो लोग थे ना, वो इस व्हाइट आर्मी में चले गए। उसमें सबसे पहले तो ज़ार था, जिसकी गवर्नमेंट ख़त्म की गई थी बीजी से पहले, ठीक है? ज़ार भी इसके अंडर शामिल था। वेस्टर्न यूरोप, जो यूरोप था ना, यूरोप भी इसको सपोर्ट कर रहा था, वेस्ट वाली जो कंट्रीज़ थी, वो भी इस व्हाइट आर्मी को सपोर्ट कर रहा था, जैसे यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है? तो ये सारे इसको सपोर्ट कर रहे थे, लैंडलॉर्ड लोग भी थे, बट ये क्या कर ये डिफीट करके हार गए और ये जो आर्मी थी बोल्शेविक वाली, ये जीत जाती है। यहाँ से हमारे पास क्या, रशियन एम्पायर की क्या, बल्कि यूएसएसआर, यहाँ से हमारे पास क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? इसमें कुछ और स्टेट्स मिल जाती इनके साथ और ये एक ग्रेट जो आपका है सोवियत यूनियन बन जाता है यहाँ से हमारे पास 1920 से। खैर, इसके कुछ कंसिक्वेंसेस हैं रिवॉल्यूशन ऑफ द 1917 वाला रशियन जो है। सबसे पहले इसमें हमारे पास क्या तो क्या बोलते हैं उसको, एरिटोक्रेसी खत्म हो जाती है। मतलब एक बंदा रूल कर रहा होता है या कुछ मेंबर, कुछ ग्रुप्स रूल कर रहे होते हैं, जैसे आपकी कंट्री पर। दूसरा, आपके पास क्या आ जाता है कि जो पावर आपके थे वो डिवाइड हो गए लोगों के बीच में। एक सोशलिज्म आया उसमें, ज़ार जो था वो ख़त्म हो गया, ठीक है? और एक नई हमारे पास स्टेट आ गई, यूएसएसआर, ठीक है? एक रिपब्लिक्स आ गया, ठीक है? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। तो ये हमारे पास आ गया। बाकी सोशलिस्ट आइडियाज़ आ गए, जैसे मैंने बताया था ना कि आपके पास सबको मिल के इकट्ठा करना होता है, फिर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किसको कितना पैसा हमने देना है, ठीक है? फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी, ठीक है? ये हमने देना उनको। और यहाँ पे जो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी थी उसको ख़त्म कर दिया गया। इकोनॉमिक प्लानिंग ये स्टेट करती थी फिर, और जितने आपका एवरीवन वाज़ वर्किंग, मतलब हर किसी को काम करना है, कोई फ़ारिग नहीं बैठ सकता है, ठीक है? और एजुकेशन पर भी इन लोगों ने क्या किया, काम किया। तो मैं ज़रा अब इसको रिवाइज़ कर लूँ आप लोगों के लिए, तो ये बेसिकली हुआ क्या था? बेसिकली ये हुआ कि हमारे पास 1905 में वॉर होती है। 1904 या 5 ये कन्फर्म कर लो आप लोग, ठीक है? मुझे याद नहीं अब, बट स्टिल मैं बता देता हूँ थोड़ा बैकग्राउंड, ठीक है? 1904 में आई थिंक वॉर होती है रशिया और जापान की। वो जापान जीत जाता है, ठीक है? तो लोग क्या कर लेते हैं, वो प्रोटेस्ट कर लेते हैं 1905 में। जब लोग प्रोटेस्ट करते हैं 1905 में किसके खिलाफ? आपका रशियन जो निकोलस था, ज़ार, अपने किंग के खिलाफ, अपने ज़ार के खिलाफ 1905 में लोग निकल आते हैं। तो निकोलस द ज़ार क्या करता है, लोगों को चुप कराने के लिए वो क्या करता है कि मैं कुछ रिफॉर्म्स लेके आ जाता हूँ। तो वो अगस्त में कुछ क्या कर लेता है 1905 में, रिफॉर्म लेके आ जाता है कि मैं क्या करता हूँ, रशिया में रिफॉर्म्स लेके आ। उसके अंदर इसने क्या बनाया, ड्यूमा बनाया, कुछ राइट्स दिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया लोगों को, आप बोल सकते हो, आप आज़ाद हो, कुछ ऐसी चीज़ें ना, मतलब नाम की थी, बाकी कुछ था नहीं। उसके बाद क्या होता है कि ये वॉर में जब पार्ट ले लेता है 1917 में, 1914 में, ठीक है? तो रशिया बहुत ही बुरी तरह हारता है, ठीक है? तो 1917 में क्या किया जाता है कि लोग ना ऐसे तंग आ कि यार तुम ये वॉर से निकलो, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, ना खाने को कुछ है, तुम वॉर लड़ रहे हो यहाँ पे बाकी कंट्रीज़ के साथ मिलके।
तो यहाँ पे रिवॉल्यूशन आता है। सबसे पहला जो है वो हमारे पास फ़ैब रिवॉल्यूशन फ़ेब में आ जाता है, ठीक है? फरवरी में आ जाता है हमारे पास, उसको हम फ़ैब रिवॉल्यूशन कहते हैं। फ़ैब रिवॉल्यूशन जो था ये हमारे पास 1917 में था, बट ये फ़ैब्रवरी में था, ठीक है? तो फ़ैब्रवरी में जो हमारे पास रिवॉल्यूशन था, वो 1917 का रिवॉल्यूशन था, ये फर्स्ट रिवॉल्यूशन, ठीक है? इसमें क्या किया जाता है, जो आपकी रोमनोव डायनेस्टी थी ना, यानी जो किंगशिप थी या जो मोनार्क थे, उसको ख़त्म कर दिया गया और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी ना, वो बना दी गई। प्रोविंशियल गवर्नमेंट किससे बना दी गई? जो ड्यूमा था ना आपका ड्यूमा, जो इसने बनाई थी रिफॉर्म्स के थ्रू 1905 में, उसमें जो लोग बैठे थे उनको बनाया प्रोविंशियल गवर्नमेंट में। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने क्या किया कि उसको अलेक्जेंडर केरेंस्की ने इसको लीड करना था। इनका काम क्या था कि एक तो पीस लेके आ जाए, वॉर से हट जाए और साथ में क्या करे, लोगों के लिए रोज़गार या कुछ ब्रेड इस तरह के इंतज़ाम करे। लेकिन ये बिल्कुल फेल्ड हो गया। लोगों ने इससे डिमांड किए, इसने नहीं किए। फिर लोग गुस्सा हो गए, दोबारा से निकल आए स्ट्रीट्स पे और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि जो बोल्शेविक यानी जो लेनिन है, ठीक है, वो भी वापस आ गया था अक्टूबर में, अक्टूबर 1917 में, ठीक है। तकरीबन ये कितने महीने बन जाते हैं आपके यहाँ से, अगर आप समझ लो फेब और अक्टूबर, तकरीबन 8 मंथ्स का बीच में गैप है जिसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कमेंट किया, उस पर रूल किया रशिया पर। अक्टूबर में क्या किया जाता है, दोबारा से लेनिन आ जाता है, लोग निकल आते हैं। इसकी जो आर्मी थी उसको रेड आर्मी कहा जाता था। रेड आर्मी ने क्या किया, सबसे पहले तो अपने बिल्डिंग्स का विंटर पैलेस पर हमला किया, फिर उसके बाद गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर इन लोगों ने क्या किया था कि भाई नवंबर से स्टार्ट हुआ था, ठीक है? और नवंबर तक इन लोगों ने क्या किया था कि सब चीज़ों को ख़त्म कर दिया था और अपनी गवर्नमेंट इन लोगों ने क्या की थी, बनाई थी। तो अक्टूबर में स्टार्ट हुई, नवंबर में ख़त्म हो गई और यहाँ पे गवर्नमेंट किसकी आ गई अब? ये बोल्शेविक्स की आ गई या फिर लेनिन की गवर्नमेंट आ गई। लेकिन अब क्या होगा कि 1917 में एक रिवॉल्यूशन, दूसरा रिवॉल्यूशन तो आ गया। अब कौन पावर में आ गया? लेनिन, ठीक है? लेनिन क्या कर गया पावर, लेनिन रहेगा नहीं ऐसे। अब इसके खिलाफ जिन लोगों से इसने गवर्नमेंट ली थी ना, वो इसके खिलाफ हो गए और यहाँ पे एक सिविल वॉर चल जाती है, ठीक है? सिविल वॉर किस में? रशिया के अंदर। सिविल वॉर के अंदर क्या होता है कि ये जो रेड आर्मी है, ठीक है? रेड आर्मी के खिलाफ जंग होती है व्हाइट आर्मी की। रेड आर्मी आपको पता है कि ये रशियन की अलामत है सोशलिस्ट की, और ये कौन लीड कर रहा था इसको? इसको लीड कर रहा था लेनिन, ठीक है? लेनिन या फिर इसको हम बोल्शेविक्स भी कहते हैं, ठीक है? बोल्शेविक्स। और ये जो व्हाइट आर्मी थी, ठीक है, इसके अंदर कौन थे? इसके अंदर जो ज़ार वाले लोग थे, ठीक है, जो किंगशिप मोनार्की वाले थे। साथ में जो वेस्टर्न थी, यानी जो यूरोप वाले कंट्रीज थे वेस्ट, ये भी इनको क्या करते, सपोर्ट कर रहे थे। तो लेकिन जीत कौन जाता है? जीत ये जाते हैं कब? ये वॉर चलती है 1917 से 1920 तक, ठीक है? 1920 तक। उसके बाद 1920 या 21 से क्या बना दिया जाता है? 1921 से यूएसएसआर। यूएसएसआर क्या है? यूनियन ऑफ सोशल सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, ओके? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, ठीक है? सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, ठीक है? मतलब ये बहुत छोटे-छोटे स्टेट्स होती है, रशिया के साथ मिलके क्या बनाते हैं, एक यूनियन बना देते हैं। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, जिसको यूएसएसआर का नाम भी दिया जाता है, जो कि आगे कोल्ड वॉर में क्या करता है, उसके साथ लड़ता है, ठीक। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, रशियन रिवॉल्यूशन यहाँ था हमारे पास, एंड हो गया। फिर 19 आपकी 39 से, ठीक है? 1939 से 1945 तक हमारे पास वर्ल्ड वॉर टू होती है दुनिया के अंदर। जब दुनिया के अंदर वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हो जाती है, तो वर्ल्ड वॉर टू जैसे स्टार्ट हो जाती है, तो ये चलती है 1945 तक, जब यूएस क्या कर लेता है, नागासाकी और हिरोशिमा पर न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ देता है, तब ये एंड हो जाती है इसकी। तो 1939 से 1945 तक क्या होती है, वर्ल्ड वॉर सेकंड चलती है, वर्ल्ड वॉर टू। उसके बाद क्या किया जाता है कि लीग ऑफ नेशन नहीं बल्कि यूनाइटेड नेशन की बुनियाद रखी जाती है। यूनाइटेड नेशन 1945 से 1946 से अब तक चलता है। आप भी देखते हो इसको। साथ में इसी दौरान हमारे पास क्या होता है कि दो जो ब्लॉक्स है, एक यूएस का ब्लॉक था यूनाइटेड स्टेट्स का, और एक यूएसएसआर का था, ठीक है? यूएसएसआर जो अभी पावर बनी थी ना 1920 में,
यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स और इस्लामिक यूनाइटेड स्टेट्स। इन दोनों के बीच में ये कोल्ड वॉर चलती है, ठीक है? तो ये हमारे पास जाके 1991 में एंड हो जाती है आपका कोल्ड वॉर, जब गोरबाचेव अपने रिफॉर्म्स लेके आ जाता है। तो यहाँ पे सोवियत जो था ये यूएसएसआर ये क्या होता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है, बाल्कनाइज़ होता है, छोटे-छोटे स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है और तकरीबन 15-16 स्टेट्स इससे छोटे-छोटे बन जाते हैं, जिसमें बड़ा जो स्टेट था वो रशिया था, ठीक है? उसके बाद यूक्रेन था, इस तरह ये सारे स्टेट्स इससे अलग हो जाते हैं। यहाँ पे कोल्ड वॉर का एंड होता है एंड इट वाज़ द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। ये फ्रांसिस फुकुयामा का इस पे क्या है थीसिस है। उसके बाद क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एक थ्योरी आ जाती है और ये हमारे पास क्या था, टिल द फॉल ऑफ यूएसएसआर। अब यूरोपियन हिस्ट्री थी, इसको हम डिटेल में कर लेंगे। ये जो वर्ल्ड वॉर सेकंड है, कोल्ड वॉर एंड द फॉल ऑफ यूरोप, ठीक है? 3 टॉपिक्स हमारे रह गए, इंशाल्लाह कल हम इसको कर लेंगे। बाकी आज के लिए चलो इतना ही और कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो।